अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर गजाला। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। कैसे हैं? कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स है। मेरी तो 8 ईयर की मेंटल स्ट्रगल है। अदरवाइज एग्जाम तो मैंने मतलब मैं 2000 कब दिया था, हाँ 2022 में एग्जाम दिया था। उसके बाद थ्योरी एक्सपायर हुई 2 साल, फिर 2 साल गैप किया, फिर एग्जाम दिया अभी। और फिर थ्योरी भी क्लियर हुई और टॉक्स भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरी ट्रेनिंग जो है 2018 में मैंने कंप्लीट की थी। तो तब से अब तक वो जो मेंटल स्ट्रेस थी, बस हम्म। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है, बहुत ज्यादा अल्लाह ने अल्लाह ताला। करवाया है। इसमें टाइम फ्रेम की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती। जब जिस दिन क्लियर हो जाता है, जी स्ट्रगल सबकी ही उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। जी आ, जी बिल्कुल। लेकिन ये कि जाहिर बात है, वो हर एक का अपना अपना टाइम फ्रेम होता है। हर एक ने अपने अपने टाइम फ्रेम पे ही जो है ना वो चलना होता है। लेकिन गुड थिंग इज हम्म, के आपका हो गया। और अल्लाह का अब बहुत बाकी करम सब है, लोग बहुत करम। जो हैं पेंडिंग में हैं, जाहिर बात है सबके अपने अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, सबकी अपनी अपनी चीजें होती हैं। तो इसलिए जी, आपको मैंने एक बार प्रेजेंट किया था, मुझे याद है। आपने कहा कि मैंने टाइमर भी ऑफ कर दिया क्योंकि मेरी स्पीड काफी स्लो थी हिस्ट्री हम्म में ना। आप कह हम्म रही थी कि आपकी स्पीड ये है कि मैंने तो टाइमर ही ऑफ कर दिया। लेकिन हम्म। मैंने उस पर प्रैक्टिस की थी अल्हम्दुलिल्लाह। वहां पे एक स्टेशन पे यही हुआ कि वो टाइम से टाइम नहीं हो सका, मतलब मैनेजमेंट, लेकिन एक स्टेशन सही हो गया था शॉर्ट केस का। हाँ चलिए, गुड, अच्छी बात है। बस यही आपने देखना होता है ना कि प्रैक्टिस का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप के आप क्या कर रही हैं? जी कि आपको पॉइंट आउट हो जाए कि हम कहाँ पर हमें फोकस करने की जरूरत है, और कहाँ पे आता तो सबको ही होता है। ये तो कोई जी, किसी सही की कह रही नहीं हैं है। आप। किसी के बोलने की प्रॉब्लम होती है, किसी की स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, और किसी को जो है वो बोलने की प्रॉब्लम होती है। तो हालांकि इस- जो मेरा केस था ऑप्स का, वो बीओएच का था। पेशेंट मतलब ग्रेविडा 5 थी, पेरा 4, उसके 2 अबॉर्शन थे, एक स्टिल बर्थ था ट्रम्प पे, एक था 28 वीक पे। तो हिस्ट्री तो उसकी लंबी हो गई काफी, क्योंकि वो थोड़ा और ये भी था ना कि सारे एक टाइम पे नहीं थे, थोड़ा अलग अलग उनके। लेकिन फिर वो 20 वीक पे थी पेशेंट जो। लेकिन वो एग्जामिनेशन की काफी सारी पॉइंट, मतलब फिर वो एग्जामिनेशन में समझे वो हो गया, अल्लाह ताला ने वो करम कर दिया कि फिर 20 वीक पे फिर ज्यादा नहीं होता कि आप फीटल अल्ट्रासाउंड लाए वगैरह ये चीजें देखो। तो वो फिर वहां हाँ पे थोड़ा सेव हो गया टाइम। बिल्कुल है। पेशेंट लीकिंग के साथ ही, हालांकि पेशेंट ने हिस्ट्री दी नहीं, वो बता ही नहीं हम्म रही कि वो एडमिट क्यों है वार्ड में। लेकिन जब वो एग्जामिन करने लगी तो उसने पेंटी पहनी हुई, तो मैंने उससे पूछा कि ना आपने ये क्यों पहनी, तो वो कहने लगी मुझे लीकिंग है ना इस वजह से। तो वो फिर पता चल हाँ गया कि ये इस वजह से अभी एडमिट हुई है। काफी हाँ सारी लड़कियां यही कह रही थी कि एग्जामिनर कह रही थी आगे कि ना, मतलब उसको लीकिंग थी, पेशेंट हिस्ट्री नहीं थी। मैंने कहा हाँ, मुझे भी पेशेंट ने हिस्ट्री नहीं दी थी, लेकिन मैंने जब एग्जामिन किया ना एब्डोमेन, तो उसने पेंटी मतलब यूज की हुई थी। आमतौर पे तो नहीं करती हमारे पास। हाँ। तो फिर मैंने बस उससे पूछा कि ये यही आपने क्यों यूज यही की एक है। इम्पोर्टेंट होता है ना कि आप यही वहां पे हाजिर दिमागी होती है कि पैंटी आपको नजर आ गई, बाकी सब में से किसी को नजर नहीं आई। बस वो अल्लाह ने ही शायद दिमाग में डाली ये बात। तो मैंने उससे फिर पूछा, तो फिर उसने मुझे कहा कि मुझे तो नहीं फील होता कि मुझे लीकिंग है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आपको लीकिंग हो रही है, इसलिए उन्होंने मुझे मेरा पैड भी लगवाया है और वो चेक भी करते हैं। फिर मुझे मतलब समझ में आया कि ये एडमिट ही इस वजह से हुई है। वो सही से कुछ बता नहीं रही थी वैसे। हम्म। उसका रीजन ही यही था अभी एडमिट होने का। हाँ बाकी तो वो अनबुक्ड पेशेंट थी, पहले भी कभी ना उसने कोई टेस्ट करवाए ना कुछ, किसी चीज का कुछ वो हाँ हिस्ट्री में। हाँ बस अल्लाह ने करवा दिया, अल्लाह का शुक्र है बहुत ज्यादा। और आप लोग, आपने भी काफी हेल्प की। आपकी तो क्लासेस तो मैं सारी सुनती थी, प्रेजेंट हाँ एक बार किया था। हाँ हाँ। वो आपका थोड़ा शॉर्ट टाइम पीरियड भी था ना, थ्योरी के फौरन बाद आप लोगों का जी टाइम जो है वो शॉर्ट था। लेकिन स्टिल यू डू बेटर, तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अस्सलाम बस अल्लाह वालेकुम का अरूज, करम। क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम अरूज, क्या हाल है आपका?
जी अरूज, आपकी हेलो। आवाज। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। ठीक, डॉक्टर गुरत, आपका क्या हाल है? ठीक है। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कैसा फील कर रही हैं? अच्छा फील कर रही हूँ, रिलैक्स फील कर रही हूँ। शुक्र है पढ़ना नहीं पड़ रहा अब। पढ़ना नहीं पड़ रहा है ना? एंजॉय। ईद हाँ आ गई है, जी। साथ ही ईद भी आ गई है। हाँ जी। तो डबल बस खुशी होगी ना, एग्जाम भी क्लियर हो गया, ईद भी जी। आ गई। तो हाँ सारा जी, कुछ ऐसे ही। अच्छा अच्छा हो गया। हाँ जी। बस अब जॉब पे जाने को दिल नहीं करता। उन्होंने मुझे क्लिनिक ऑन व्हील्स पे भेजा हुआ है। मेरी ये गवर्नमेंट जॉब है असल में ना। तो अच्छा। उन्होंने क्लिनिक ऑन व्हील्स पे बारी बारी भेजते हैं, दो दो तीन तीन महीनों के लिए। आपकी WMO की सीट है? हाँ जी। हाँ जी। तो उसमें ऐसे लगता है कि वेस्ट कर रहे हैं अपने आप को, वहां बैठ के कुछ भी नहीं करना होता। बस वो फेक एंट्रीज और वो तस्वीरें बना लो और बस। तो वो अब ज्यादा फील होता है। पहले तो वहां बुक ले जाते थे, पढ़ते थे, तो इतना महसूस नहीं होता था। पहले अब तो आपको ये होता है कि क्या टाइम कर रही हूँ। कंज्यूमिंग लगता हाँ। था ना, अब आपको लगता है कि यार ये मेरी मेरी जॉब नहीं। हाँ। सो अभी ऐसे आज ही। हम इसी टॉपिक्स पे और इसी चीजों पे बातचीत करें कि आपको जी। वे आउट बताएंगे कि हाउ कैन यू, आप यहाँ हाँ से जी। कैसे। जाहिर बात है, गवर्नमेंट सेक्टर्स की जॉब्स हैं, छोड़ भी नहीं जी। सकते। लेकिन बिल्कुल हाँ आपको जी। कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट आज की इसमें जरूर पता चलेगा, जिसको आप यूटिलाइज कर सकती हैं कि आपको कैसे करना चाहिए। मैं सिर्फ थोड़ा जी। सा वेट कर रही हूँ, क्योंकि दो चार लोग और हैं जो मुझे मैसेज कर रहे थे कि 5 मिनट 5 मिनट। तो मैंने कहा आ जाए तो हम अच्छा। इतनी देर में सही हेलो है। हाय हाँ करते हैं जी। सारे। आप कहाँ जी। होती है रोज? मैं फैसलाबाद में होती हूँ। तो हम्म। नुसरत फतेह अली खान हॉस्पिटल है, DHQ बन गया है वो अपना। हम्म। तो उधर होती हूँ। सही है, तो वो तो वहां आपका से ये क्लिनिक ऑन व्हील्स पे भेजते हैं। हाँ वहां पे नहीं ये होता है WMO। वहाँ हम्म। गायनी में भी लगाते हैं और बाकी पीड्स में भी, मेडिसिन में भी, नेफ्रो में भी। हम्म। मतलब इस तरह जहाँ पे बंदा कम है WMO उसको इस तरह लगाते हैं, क्योंकि गायनी के काफी ज्यादा लोग हैं, कोई 10-15 हैं। तो वो इस तरह दो दो करके बारियां आती हैं, तो हर जगह ही घूमते हैं, पीड्स, इमरजेंसी, एडल्ट हम्म। इमरजेंसी। तो इस तरह करके ना, हाँ, मतलब स्पेसिफिक गायनी में नहीं रखते। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ जी। तो जी। चले, नहीं अच्छी अच्छा है गवर्नमेंट सेक्टर भी। जाहिर बात है, लेकिन हाँ अब जी। आपको थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगी अपनी, कि आप जी। या तो पब्लिक सर्विस के थ्रू चेंज करवा लें इसको, या आप हाँ सेक्रेटेरिएट जी। से जाइए और सेक्रेटेरिएट्स में जाके तो फिर आप थोड़ा सा एफर्ट करें। हम्म। तो इसलिए वो थोड़ी सी आपको एफर्ट एक सेपरेटली करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर माजिदीन, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। थैंक यू पूरत फॉर गिविंग मी इनविटेशन। मैंने सारे स्टूडेंट्स को भेज दिया जिन जिनका FCPS अभी रिसेंटली नए में पास हुआ है, तो हाँ दे हाँ विल जरूर। ज्वाइन। क्यों, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पोस्ट FCPS के बाद ना एकदम से जब बंदा फारिग होता है, सांस आती है और दिमाग खुलता है, तो समझ आता है मैं कहाँ खड़ी हुई हूँ, अब क्या करूं। तो मैंने कहा हाँ वो क्वेरीज मुझे सेपरेटली सब बार बार कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो एक छोटा सा सेशन रख लेते हैं, एक हेलो हाय भी हो जाएगी, वेलकम भी हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस भी हो जाएगा, और थोड़ा बहुत जितना हमें पता है हम आपको बता देंगे। बाकी जिनको जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो भी अपनी एक्सपीरियंस बता सकते हैं। जबरदस्त करके हाँ, तो मैं जस्ट थोड़ा सा वेट कर रही हूँ। डॉक्टर अरूज हैं, डॉक्टर गजाला हैं, और डॉक्टर गजाला थ्योरी में थी हमारे साथ, और फिर टोक्स में 1 महीना रही हैं, तो दोनों इकट्ठे ही निकाल लिए हैं इन्होंने। और शॉर्ट टर्म था हमारे साथ, लेकिन अच्छा टाइम था। और अरूज ने तो माशाल्लाह काफी दफा प्रेजेंट भी किया था। अस्सलाम वालेकुम मदिहा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर पूरत, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चों का सुनाएं, बच्चे कैसे हैं आपके? ठीक है डॉक्टर पूरत, अल्लाह का शुक्र है, बच्चे भी ठीक हैं। चलें, गुड गुड। कैसा फील कर रही हैं? अच्छा फील कर रही हूँ डॉक्टर पूरत, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं जरा, वरना हर टाइम टेंशन में ही रहते थे, पूरा दिन टेंशन में गुजर जाता था हाँ हाँ, अभी जॉब कर रही पढ़ाई हो में। कि नहीं, अभी कुछ भी नहीं कर रहे?
नहीं डॉक्टर पूरा जॉब तो कर रही हूँ मैं ऑलरेडी एक हॉस्पिटल में वो कर रही थी एमओशिप ना। तो हम्म। वही अभी कंटिन्यू किया कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर उस तरफ चली जाऊंगी। अब ये प्राइवेट सेक्टर में ही हैं आप? प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट हॉस्पिटल में ना इवनिंग और वो प्रोसीजर्स वगैरह भी मुझे करने में मतलब इस तरह नहीं था कि एक दो कंसल्टेंट्स हैं लेकिन वो अपनी सेपरेट प्रैक्टिस करते थे और मैं अपनी सेपरेट ड्यूटी करती थी। तो मेरी ड्यूटी पे जैसे कोई प्रोसीजर वगैरह तो वो मुझे अलाउ कर देते थे। और फिर ये है कि हम्म। आपको पता है, थोड़ा इनफ्लो कम होता है पेशेंट्स का तो पढ़ने का टाइम मिल जाता था। तो मैंने जितना पढ़ा है हॉस्पिटल में रह के ही पढ़ा है, बच्चे घर नहीं पढ़ने देते थे बिल्कुल भी। हाँ, छोटे बच्चे थे ना तुम्हारे, इसलिए। जी। आपके हम्म। अब्बू कैसे हैं डॉक्टर पूरा? अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर है। अब तो काफी हील कर गए, अब तो काफी बेहतर है। बस जब एज फैक्टर आ जाता है ना, तो फिर जी ये पेरेंट्स के बारे में ये बहुत ज्यादा डर लग जाता है कि वो स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो बस जी ये ऐसा ही थोड़ा है सा डर बिल्कुल। रहता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रूसा। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए, कैसा महसूस कर रही हैं आप? हाँ अच्छा महसूस कर रही हूँ, हल्का महसूस कर रही हूँ। एटलीस्ट पढ़ना नहीं पड़ रहा। हाँ, ये सबसे बड़ी फीलिंग होती है कि आपको एक, बस एक जो सर के ऊपर से बोझ होता है ना, और यू फील सो रिलैक्स एंड लाइट। वो बहुत हाँ, बहुत ये इंपॉर्टेंट वाली फीलिंग फीलिंग, होती बच्चों को टाइम दे है। पा हाँ। रही हूँ, घर को टाइम दे पा रही हूँ, अभी तो हाँ, फैल। अभी हम जब डिस्कस शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि जो चीजें हम नहीं देख पाते, तो वो हम उसको कैसे लेके चल सकते हैं आगे। आप भी जॉब कर रही हैं? यस मैम, मैं जॉब कर रही हूँ। प्राइवेट 8 to 2 सेक्टर में? मेरी। नहीं नहीं, गवर्नमेंट ही है मतलब। इसमें मैं कर रही हूँ 8 से 2 मेरी जो है ना जॉब होती है। DHQ उसके बाद मैं लेवल है या टीचिंग हॉस्पिटल है? मैं MNHC कर रही हूँ, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक। अपना लिया आपने? हाँ मैंने, मतलब अपने सिटी में यहाँ पे मुझे मिल गया था। तो तो 10 months हो गए मुझे करते हुए। कुछ सेव ये कर मैंने लेते हो? जो, हाँ ऑलमोस्ट 2+ हो जाते हैं। 3 तक, चलो। कई दफा 3 तक भी हो जाती है। चलो, गुड गुड, वेरी गुड। हाँ। अस्सलाम वालेकुम फायजा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी कैसा रिलीव्ड। फील कर रही हो अब? बहुत ही ज्यादा अच्छा। एक तो बहुत ही डिनाइल फेज ही नहीं खत्म हो रहा था। हाँ, वही पहले तो मैंने यकीन इसीलिए ही नहीं मैंने आ रहा पूछा कि तुम्हारा डिनायल फेज खत्म हो गया, ये सही है? था। वेरी अब हो क्यूट गया वो जो। रिस्पॉन्स। हादिया का मुझे ना बड़ा क्यूट रिस्पॉन्स आया, उसने मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेजा और उसके बाद कहती है, डॉक्टर कुरत मुझे समझ नहीं आ रही है कि इन्होंने मेरे रिटर्न के बारे में बात की है, इसके ऊपर तो February 2026 लिखा हुआ है। तो ये क्या मेरा रिटर्न का रिजल्ट है या मेरा टॉक्स का रिजल्ट है? सो आई फील सो सभी ऐसे थे। क्यूट ऑफ हर। बार 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 मैं देख रही थी कि सक्सेसफुल लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। वो आंखें देख रही थी लेकिन यकीन ही नहीं आ रहा होता इंसान को। तो तुम लोगों का देखने के बाद तो मैं अपना खोल के देख रही थी कि हाँ यार, हम भी हुए थे किसी टाइम पे पास। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट। इतनी स्ट्रगल के बाद जब मिलता है तो फिर बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत 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 फिर। बहुत अच्छा लगता है। हाँ। ऐसे ही है। चले, आई थिंक 6-7 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। लेट्स स्टार्ट। हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर हिरा भी हमारे जी साथ ठीक हैं। है। जी बिल्कुल। डॉक्टर हिरा थी अभी, लेकिन अभी मेरा ख्याल है वो चली गई हैं। तो हाँ, डॉक्टर हीरा भी मेरा ख्याल है आई थी, लेकिन आई थिंक चली गई हैं। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं तो इसके फिर बाद। थैंक यू सो मच। आपके जो शॉर्ट केस करवाने का तरीका था उसने बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया एग्जाम के अंदर ना। तो उसके लिए बहुत फायदा हुआ। हाँ, थैंक यू सो मच। आप लोगों को फायदा हुआ। मेरी जो मेरा टास्क था, जो मेरी चीजें थी, वो पूरी हो गई। सो गुड कि आप लोगों को उसका फायदा हुआ। इसीलिए आप लोगों के कहने के जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई स्टिल रिमेम्बर, हम रुखसाना थी, 2-3 और लोग थे, तो फिर मैंने उनको कहा कि यार, तुम लोग समझते हो कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो दे रियली एनकरेज अस के जी आप करें इसको, और फिर हम लेके चलते हैं। तो बस इसी तरह हमने जी जो है बिल्कुल। वो थोड़ा सा शुरू किया। लेकिन वो हमें खुद भी आइडिया, मुझे और पलवशा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये इतना
हम इतना लंबा चलेंगे। तो नहीं, आप लोगों ने बहुत मेहनत से और बहुत हॉस्पिटल किया और कंसिस्टेंटली आप किया अपने ना। बीच में से टाइम निकाल के आप हमारे लिए टाइम निकालती रही हैं। अलग से नहीं निकला जाता, मतलब इस तरह किसी के लिए भी टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। तो मैं अगर ऑनलाइन क्लासेस लेती थी तो भाग भाग के मेरी कोशिश होती थी कि डॉक्टर कुर्रत का लेक्चर मुझसे ना मिस हो। तो वो मैं ऑनलाइन, इतने हम्म। सारे लोग एनरोल होते हैं, मुझे शॉर्ट केस ही नहीं प्रेजेंट करना आता था। फिर जब मैंने आपको सुना, फिर आपके रिकॉर्डेड लेक्चर सुनती थी, उसने मुझे बहुत फायदा दिया। हाँ, तो बस वो यही हमारा भी होता था कि रिकॉर्डिंग हमने खुद भी इस जर्नी के दौरान सीखी कि अच्छा रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। फिर यूट्यूब का आइडिया आया कि जी, क्योंकि लैपटॉप के अंदर जो है वो कैसे इसकी रिकॉर्डिंग्स करनी है। सो वो एक जर्नी जो है ना, वो चलते चलते यहाँ तक पहुंचता गया। खुद अल्लाह ताला जो है ना, वो खुद रास्ते निकालता जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, और वो हमारे लिए जो है ना रास्ते बना देता है। और लोगों के लिए भी रास्ते जिनको अल्लाह ताला ने निकालना होता है, या जिनको अल्लाह ताला ने हमारे पास साथ लाना होता है, तो वो खुद ब खुद हमारे साथ जुड़ते जाते हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता करते सफर लंबा हो जाता है। सो अब हम थोड़ा सा बात आज कर लेते हैं, ताकि हम थोड़ा सा राउंड वाइंड अप भी कर सकें। सबसे पहले तो स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे? जी जी, हो रही यस है। मैम, हाँ। हो रही है। तो सबसे पहले तो आप सबको एक बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपने लिए खुद ही तालियां बजा दें। कि यू हैव डन इट, फाइनली यू हैव डन इट। सो यस। वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बड़ा माइलस्टोन है आपकी लाइफ के अंदर। वेरी प्राउड मोमेंट फॉर योर सेल्फ। कोई इसको अप्रिशिएट करे या ना करे, आप खुद अपने आप को अप्रिशिएट करें कि यू हैव डन इट, एंड फाइनली बिलीव इट कि यू हैव डन इट। ठीक है, कि आपने ये कर लिया है, और आप यू रियली डिजर्व इट। ठीक है, एवरीबडी, इट्स नॉट कि जस्ट इट हैपेंड, यू ऑल रियली डिजर्व दिस कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, क्योंकि जितनी जर्नी होती है उसमें कुछ ना कुछ, वेरी ऑब्वियसली लक भी काउंट करती है, बट हार्ड वर्क नेवर फेल्स। ठीक है, जितना आपका हार्ड वर्क होता है वो आपका नजर भी आता है, और वो अल्लाह ताला उसको देता भी है। ठीक है ना। सो अस्सलाम वालेकुम सना, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है, मैं अभी बल्कि घर जा रही हूँ, रास्ते में हूँ। अभी मैंने ज्वाइन इसीलिए किया है। चलें, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पास किया। थैंक यू सो कैसा मच। फील कर रही हैं आप? बहुत ज्यादा अच्छा। ऐसे बहुत। लगता है जैसे एक बर्डन था जो खत्म हो गया है। ओके। हाँ, यही सबकी फीलिंग्स एक जैसी हैं, देखो। जर्नी भी एक जैसा होता है, जब पास हो जाता है तब फीलिंग भी सबकी ऑलमोस्ट एक जैसी होती हैं। अगेन ऐसे ही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगेन थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। चलें, अब हमारा पोस्ट एफसीपीएस जर्नी शुरू हो चुका है, और प्री एफसीपीएस भी जर्नी वही रहता है। पोस्ट एफसीपीएस के बाद जो है, एक तो सबसे पहले जो सबको फील होता है वो रिलैक्सेशन फील होती है। ठीक है, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज्यादा फील होने लग जाती है। आप जिस भी पोजीशन पे काम कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि ये पोजीशन मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मुझे इससे आगे जाना चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं ना, इलामा इकबाल कहते हैं कि मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। ठीक है, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तो दरिया तो आपने पार कर भी लिया, दरिया आपको मिल भी गया, अब आप समंदरों की तलाश में निकलेंगे। और उसमें ये होता है कि जो सबसे ज्यादा हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, पहली चीज तो हम अपनी जॉब्स को प्रॉपरली नहीं करते, क्योंकि हमें ये होता है कि हम एग्जाम पास कर लें फिर हम इसको देखेंगे। हम अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस है तो उसको उस तरीके से नहीं लेके चल सकते। फिर हम, हमारी अपनी सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी जात को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, चाहे वो हमारी ब्यूटिफिकेशन हो, वो हमारी बॉडी हो, वो हमारा ब्रेन हो। हम उसको इग्नोर, अच्छा यार ये अभी अभी इसको छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। सो जो सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है वो तीन चीजें, आपकी जॉब कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है, एक आपकी अपनी जात कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है, फिर आपकी फैमिली सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है। तो ये तीन चीजें प्री एफसीपीएस के अंदर सबसे ज्यादा जो है ना वो
हर्ट होती हैं और इनको हीलिंग चाहिए होती है। ठीक है। आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज को हीलिंग चाहिए, आपकी अपनी जात को हीलिंग चाहिए, फिर उसके बाद आपने अपनी फैमिली को तवज्जो देनी होती है। तो सबसे पहले तो मैं सेल्फ की बात करती हूँ कि आपने जितना टॉर्चर अपनी बॉडी को दे दिया हुआ है ना, अब आप सबसे पहले उसको जो है वो हील करने में लगी है। ठीक है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम मैडम। ठीक, सॉरी मैडम, मैं नमाज पढ़ रही थी तो कोई लेट हो बात गई। नहीं, कोई बात नहीं। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैडम, यू मैडम, गेट रियलाइज्ड कि आप पास हो गई हैं? मैडम बहुत शुक्रिया मैडम, आपने बहुत मेहनत की हम पे। दिसंबर से आपने हमारे पे इतनी मेहनत की, आज इसी वजह से हम पास हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। वेरी गुड। नहीं नहीं, आप लोग डिजर्व भी करते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप मैडम आप, लोगों ने इतनी मेहनत की अपने ऊपर और इतना सब सेक्रीफाइस करके इस स्टेज तक पहुंचे हैं। थैंक यू सो कैसी मच मैडम। फीलिंग आ रही मैडम है आपने आपको? बहुत, मैडम बहुत अच्छी, मैडम आपने बहुत स्ट्रगल की है। दिसंबर से हम आपके साथ थे अटैच। हाँ आपने हाँ, आई माशाल्लाह आई आपकी पूरी रिमेम्बर, टीम ने। यस। और मुझे बड़ा मजा अल्लाह। आता है जब तुम लोग सेकंड टाइम में मुझे प्रेजेंट करते हो, और जो पहली दफा की प्रेजेंटेशन मेरे पास लिखी हुई होती है ना, तो फिर मुझे लगता है कि देखो इसने कैसे, कि इसकी जर्नी देखो। मैं कभी आपको पहली अपनी रिकॉर्डिंग सुनो फिर लास्ट की रिकॉर्डिंग सुने, जी तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो आई जी फील मैडम। कि आप लोग इम्प्रूव भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सिद्रा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बिल्कुल ठीक। कैसा फील कर रही हैं पास होने के बाद? मैडम बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। रिलैक्स है ना? जी। यस एक और मैम, डॉक्टर ने हमें रिलैक्स। ज्वाइन किया, सिर्फ डॉक्टर हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं? डी आर सिर्फ डॉक्टर लिखा हुआ है। हेलो। अच्छा, ठीक हूँ डॉक्टर आपका है तो ओके। कैसी हैं आप डॉक्टर आपका? ठीक है। बच्चे कैसे हैं आपके? ठीक है। हम्म। अच्छा, बच्चों का जी शोर हो रहा डॉक्टर है, कोई बात कुदरत नहीं, हम आपके। एंजॉय करेंगे आज तुम्हारे बच्चों का शोर। कोई जी बात बच्चे लगे, मैं साथ ही, फिर मैंने मैसेज देखा है तो मैंने कहा मैं अटेंड तो करूँ ना एटलीस्ट। नहीं। चलें। हाँ, हम अभी बात यही कर रहे थे कि आप पोस्ट एफसीपीएस आपका जर्नी है, तो आपने जो तीन चीजें अपनी जिंदगियों में निगलेक्ट की हुई है ना, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, जॉब्स, प्राइवेट प्रैक्टिस, अपनी जात और अपनी फैमिलीज। सो अब आपका सबसे पहले टाइम आ गया है कि आप उनको ऊपर सबसे पहले उनको हीलिंग फेज में डालिए। एंड यू टुक एटलीस्ट 2 to 3 months टू हील योर सेल्फ। अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, आप अपनी एक्सरसाइज के ऊपर दोबारा से तवज्जो दें और जरूर करें। आई ऑलवेज रिकमेंड कि 15 to 20 मिनट्स एक्सरसाइज के जरूर जरूर निकालें। चाहे वो आप सोते हुए करें, चाहे वो आप बेड टाइम पे करें, आप अर्ली मॉर्निंग फजर के बाद करें, कुछ भी करें, लेकिन एक्सरसाइज जरूर जरूर करें। ठीक है। और देखिए, हम लोग जर्नी यहाँ तक आ गया हुआ है हमारा। एवरीबडी इज 30+। ठीक है। सो वो चाहे 10+ कर लो, चाहे 15+ कर लो मेरी तरह। ठीक है। तो 30+ ही रहते हैं हम। अब अगले कोई 10-15 साल तक तो हम 30+ ही रहेंगे। तो 30+ के बाद फिर थोड़ी सी तैयारी अपनी सोल के ऊपर भी करनी चाहिए, जो आई ऑलवेज रिकमेंड। ठीक है। और उसमें आपकी हो जाती है इस्लामिक एजुकेशंस। बीइंग अ मुस्लिम, ये हमारा फर्ज है कि हमें इस्लामिक एजुकेशन की बेसिक्स आती हों, बजाय इसके कि कोई और हमें गाइड करे कि ये होता है, ये होता है, या ये हदीस होती है, या ये कुरानी आयत होती है, इसके अंदर ये तर्जुमा होता है। हमें खुद अपनी सोल पे काम करना चाहिए। ठीक है। और जब आप एट द एज ऑफ 20 तर्जमातुल कुरान पढ़ते हैं तो आपको कुछ और समझ आता है। व्हेन यू रीड तर्जमातुल कुरान एट द एज ऑफ 30 आपको कुछ और समझ आता है। 45 के बाद, ये कुरान का मौजज़ा है कि हर एज पे जाके एक ही आयत को आप बहुत डिफरेंट अंदाज से समझते हैं, आपकी सोच के सोचने का जाविया तब्दील होता है।
तो अपनी जिंदगियों में से चाहे दिन का 15 मिनट निकालें। वो जो मेडिटेशंस लोग कहते हैं ना कि करें तो सोल को हील करें, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ जिक्र अल्लाह है। कि आप एटलीस्ट अपनी 24 घंटे में से 15 मिनट ऐसे जरूर निकालें। चाहे आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे, अव्वल तो जिनके छोटे बच्चे हैं या जिन्होंने अभी न्यू बॉर्न जिनके हुए हैं, आतका का भी अभी बेबी हुआ है, सो उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि वो अल्लाह ताला की बहुत खूबसूरत जिम्मेदारी है। आपकी इबादत ही यही है कि आप अपने बच्चे को प्यार कर रही हैं। इससे बड़ी इबादत है ही कोई नहीं। आपकी नमाज छूट रही है, आपका कुरान छूट रहा है, लेकिन आप अपने बच्चे के लिए तवज्जो दे रही हैं, तो आपकी वो नमाजें वो कुरान बराबर है। कोशिश हर माँ को करनी चाहिए कि वो नमाज और कुरान की तरफ तवज्जो दे, वो फर्ज है हमारे। लेकिन ये इतनी खूबसूरत जिम्मेदारी और इतनी खूबसूरत रिश्ते अल्लाह ताला ने ये दिया है हमें, और हमें माँ के ओहदे पे फाइज किया, और हमें तरबियत दी है, एक जिम्मेदारी भी दी है, और एक हमारा तरबियत का भी एक एलिमेंट है। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी मेंटल और उनकी तरबियत की जिम्मेदारी इतनी ज्यादा हो जाती है। सो आपकी माँ तो 24/7 है। रात के 2 बजे भी उठ के उसने माँ को ही उठाना है। आई स्टिल रिमेम्बर, मेरी जब बेटी छोटी थी ना, वो सोती नहीं थी सारी रात। सुबह मुझे ड्यूटी पे जाना होता था और वो सारी रात मुझे जगाती थी। तो एक दिन मैंने बैठा, मैं कहा मैं इसको किसके हवाले रात के 2 बजे करूं, सब तो सो सकते हैं, मैं तो नहीं सो सकती, आई हैव टू वेक अप फॉर हर। तो मुझे उस वक्त समझ आई कि व्हाट इज 24/7। कि जी मैं तो 24/7 हूँ, मैं तो नहीं बंद हो सकती किसी वक्त भी। तो बीइंग अ मदर इज बेसिकली 24/7। एटीएम मशीन की तरह ना, हमें 24 आवर्स, 24 7 डेज अ वीक, 24 आवर्स अ डे हम अवेक होते हैं। हम ही होते हैं जिन्होंने करना होता है। इसी वजह से तो अल्लाह ताला ने हमें हम माओ के नीचे जन्नत रखी हुई है, पाँव के नीचे। क्यों? क्योंकि वो 24/7 होती हैं। तो अपने बच्चों पे फुल तवज्जो दें, ठीक है। और अपने उनको टाइम दें अब। क्योंकि आपने बहुत, ये 3 चीजें हमारी, जॉब, सेल्फ और फैमिली, बहुत ज्यादा इग्नोर होती है, ठीक है। सेल्फ के अंदर आपकी बॉडी और आपकी सोल है, तो इन दोनों पे जरूर थोड़ा थोड़ा काम करें। जब आपको याद आए कि मैंने अपनी सोल पे काम करना है और अपनी सोल को याद रखना है। हम देखिए दुनिया में आए इसीलिए हैं क्योंकि हमने, देर इज अ पर्पस, ठीक है। यू हैव टू फाइंड दैट पर्पस। और जब तक आप अपनी सोल से अपना ताल्लुक कायम नहीं करेंगे, आपको वो पर्पस समझ नहीं आ सकेगा, ठीक है। अपनी सोल के ऊपर जरूर काम करें। चाहे आप कोई छोटा सा शॉर्ट कोर्स कर लें इस्लामिक एजुकेशन का, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। मेरे बच्चे पढ़ते हैं, फैजान ऑनलाइन एकेडमी है, वहां से वो नाजरा कुरान पढ़ रहे थे। आई फील कि जी मैंने जो नाजरा कुरान पढ़ा था, वो, उसमें मुझे तजवीद भी आती थी, लेकिन मुझे कायदा और कानून नहीं आता थे। जैसे मुझे ये नहीं पता था वाओलीन क्या चीज होती है, अम या लीन क्या चीज होती है। तो और फिर वो जो पढ़ने का एक रूल है ना, वो रूल्स नहीं आते थे। तो आई थॉट कि यार सब कुछ, हम कुरान पाक रोज आधा घंटा कुरान पाक को देते हैं, पढ़ भी लेते हैं, तर्जमा भी पढ़ लेते हैं, उसको समझने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कभी हमने बेसिक्स ऑफ कुरान को समझने की कोशिश नहीं की। तो देन आई रियलाइज, और मैंने फिर उसमें एडमिशन ले लिया कि चलो आधा घंटा मैं दिन का दे दूं, फजर के बाद मेरे पास टाइम है, आजकल तो होता भी है, तो हम आधा घंटे की क्लास ले लेते हैं, ठीक है। तो वो 6 o'clock, मेरी 6 o'clock से लेके 6:30 तक एक कुरान की क्लास होती है। एंड आई फील कि मुझे लगता है कि मैं कुरान पाक ही गलत पढ़ती थी, ठीक है। लेकिन चूंकि जब पता नहीं है तो तब आपको आइडिया, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करते हो और फिर देखना शुरू करते हो और आपको जब समझ आना शुरू होता है, तो फिर आपको लगता है कि ये तो बोलता है। अच्छा, ये लिंक जब खत्म होगा तो आपने दोबारा इसी को ही ज्वाइन कर लेना है सबने, ठीक है। तो सोल के ऊपर जरूर काम करें, मैं सबको ये कहूंगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां आपकी बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हम
प्री एफसीपीएस में भी इसको, अल्लाह तो हमें बहुत ही याद रहता है, हम नवाफिल भी पढ़ते हैं, दुआएं भी पढ़ते हैं, लेकिन वो हमारा ना क्या कहते हैं, हम अल्लाह को एक किस्म की रिश्वत दे रहे होते हैं कि 2 नफल पढ़े हैं अल्लाह मियाँ तुम्हारे लिए, तो मेरी दुआएं सुन लो, ठीक है। और वो सुनता भी है। आप नहीं भी पढ़ेंगे तो स्टिल वो सुनेगा, लेकिन स्टिल दिस इज फॉर यू, कि आपको, अल्लाह को शायद उन नफल की जरूरत नहीं, लेकिन आपको उनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यू फील एनर्जेटिक, यू फील स्ट्रेंथ टू टू फाइट। तो आप अपनी सोल के ऊपर जरूर जरूर काम करें। वो किसी भी तरीके से होता है, मैंने वन ऑफ एग्जाम्पल आपको सिर्फ दी है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, एनी स्पिरिचुअल कोर्स, एनी इस्लामिक कोर्स जो आप करना चाहें, एनी कोई बुक रीडिंग देख लें, कि कुछ भी देख लें, सीरतुन नबी कोर्स करना चाहें आप वो पढ़ सकते हैं, कुरान से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहें वो कर सकते हैं, खुद से पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई साथ मिल जाए, कोई उस्ताद मिल जाए, कोई रहनुमाई करने वाला मिल जाए, तो सफर आसान हो जाता है, ठीक है ना। कोई पार्टनर, स्टडी पार्टनर मिल जाता है तो सफर आसान हो जाता है। इसी तरह अगर कोई रहनुमाई करने वाला मिल जाए तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। तो वो आपने कोशिश करनी है, और रास्ता अल्लाह ताला ने आपको दिखाना है, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट, जरूर इसके ऊपर मैं सबको कहूंगी कि वो जरूर और जरूर काम करें। दिस इज सो मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आपका एक और जो इम्पोर्टेंट अगला हमारा होता है, फैमिली। फैमिली का भी मैंने आपको बताया कि ये बच्चे जो है ना, आपकी बहुत ही खूबसूरत अल्लाह ताला ने आपको जिम्मेदारी दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले आपके बच्चे हैं, किसी जिसके भी बच्चे हैं तो वो सबसे पहले वो आते हैं माँ के लिए, ठीक है। फिर आपके हस्बैंड हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके कुलीग्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, ठीक है। इनके साथ एटीट्यूड को थोड़ा इम्प्रूव, हर हर डे, एवरी डे आप कोशिश करें कि इनके साथ इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आपको कहीं पे कोई गलती नजर आए, कहीं पे आपको लगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास होती है कि वी डोंट फील सॉरी। हम सॉरी नहीं एक्सेप्ट करते, ठीक है। हम कहते हैं कि अच्छा मेरी तो गलती नहीं है, चाहे वो आपकी इन लॉज हों, चाहे आपकी अपनी ब्रदर और सिस्टर्स हों। तो हम लोग अगर किसी को थैंक यू और सॉरी नहीं बोलते ना, तो हम एक तो ईगोइस्टिक हो जाते हैं, और फिर हम अपनी ही ईगो को पानी देना शुरू कर देते हैं। तो ना तो सॉरी कहने से कभी कोई छोटा होता है, ना ही कभी कोई थैंक यू कहने से छोटा हो जाता है। ये सिर्फ एक मिथ होते हैं कि मैं क्यों कहूँ, मैं क्यों पहल करूं। सो जो फैमिली होती है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि हम दोस्त खुद से बनाते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं, जैसे हम खुद होते हैं वैसे हम दोस्त को बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिलेटिव्स होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। वो अल्लाह ने आपको दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो उनको अल्लाह ताला अच्छी चीज दे दे तो कबूल है, अल्लाह ताला आपकी मर्जी के मुताबिक ना दे तो वो कबूल नहीं है। तो इसलिए जो फैमिली है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अ, और सिला रहमी इसी को ही कहा गया है, ठीक है, कि सिला रहमी करें, जिसको अल्लाह ताला ने सिला रहमी का नाम दिया है ना, वो सिला रहमी यही चीज है कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने से जुड़े लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, ठीक है। और किसी भी रिलेशन को खत्म ना कीजिए, उसको इतना जरूर पानी देते रहें कि आप अगर खुशी में नहीं तो गमी में, उसके गम में शामिल जरूर हो सकें। किसी की फौतगी हो जाए, किसी की खुशी हो, तो आप उसमें शामिल जरूर हो सके। रिश्तों को इस हद तक जरूर रखें, और कभी भी रिश्तों को खत्म ना कीजिए। इस लेवल पे ना लेके जाएं कि तुम मेरे लिए मर गए, मैं तुम्हारे लिए मर गई, ठीक है। कभी भी किसी रिश्ते को इस लेवल पे मत लेकर जाएं, ठीक है। दिस इज अ हम्बल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, कि आप इन चीजों पे जरूर फोकस करें, ठीक है। और देखें, आप इतनी बड़ी दुनियावी डिग्री लेके जा रहे हैं, आप, आपसे कब्र में किसी ने नहीं पूछना कि तुम एफसीपीएस करके आई हो या नहीं करके आई। हाँ, अल्लाह ताला आपसे ये जरूर सवाल पूछेगा कि मैंने आपको दुनिया की एक बेहतरीन डिग्री दी थी, ठीक है। उसके बाद फेलोशिप के बाद देर इज नो डिग्री। यस, आप फेलोशिप ऑफ इंग्लैंड कर सकते हैं, आप फेलोशिप ऑफ इंडोनेशिया कर सकते हैं, बांग्लादेश कर सकते हैं, बट फेलोशिप इज द लास्ट मेडिकल डिग्री जो आपने ले ली हुई है।
लेकिन इसके बाद आपने अपनी ग्रूमिंग पे काम किया। क्या इस डिग्री ने आपको फायदा दिया? सवाए गर्दन में रॉड आने के, एरोगेंस आने के, क्या इसने डिग्री ने आपके पेशेंट्स को फायदा दिया? आपके बच्चों को फायदा दिया? तो यस, हाँ दिया। ठीक है, इतनी मेहनत आपने की है एक दुनियावी डिग्री हासिल करने के लिए, लेकिन उस डिग्री को आपको आपको पॉलिश करना चाहिए। ठीक है, और उसको लेकर आपको वहीं पे इत्तेफा नहीं कर लेना चाहिए, आगे भी चलना चाहिए, क्योंकि ये एक नॉलेज है जिसकी बेस पे आपके हाथों में, आपके दिमाग में लोगों के लिए शिफा आएगी। ठीक है, सो अल्टीमेट गोल इज योर पेशेंट। स्टेक होल्डर जो आपका है वो है आपका पेशेंट, तो उसको फायदा होना चाहिए। तो ये एक जनरल टॉक थी कि आप अपनी फैमिली और उसको बात करें। अब हम आपकी जॉब्स के ऊपर आ जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपकी एक गवर्नमेंट सेटअप होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है। ठीक है, अब प्राइवेट गवर्नमेंट सेटअप्स के अंदर दो चीजें होती हैं, एक आपका क्लिनिकल्स होते हैं और एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। जैसे अभी कोई कह रहे थे कि उन्होंने मरियम नवाज क्लिनिक लिया। ठीक है, सो उसके अंदर नॉट ओनली दिस कि आपने पेशेंट को मैनेज करना है, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होती है एडमिनिस्ट्रेशन होती है। ठीक है, सिर्फ ये पॉइंट नहीं होता। कौन कर रहा था मरियम नवाज क्लिनिक? मैं कर रही हूँ मैडम। डॉक्टर अरूसा कर रही हैं, हाँ। जी जी। तो आपने उसके अंदर नोट किया होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें बिल्कुल नहीं आती है। क्लिनिकल्स हम हाँ कर ये लेते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉइंट में जब बात आती है तो हमें बहुत सारी चीजें हम एडमिनिस्ट्रेशन की समझ परेशान हो नहीं जाते हैं। आती। जी डॉक्टर रूसा, आप बताइए, क्या और ऐसे ही है? परेशान हो जाते हैं हम लोग बहुत ज्यादा, मतलब हमें वो चीजें कभी देखी नहीं होती, सीखी नहीं होती, किसी ने हाँ बताया नहीं होता। तो हाँ। वो इस तरह थोड़ा मतलब जब एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों में जाते हैं ना, तो वो हमें हम्म समझ नहीं आती। हालांकि मतलब इतनी मुश्किल नहीं होती जब आप करते हैं, आप थोड़ा नो हाउ ना शुरू होती है हम्म। तो मैनेज हो हाँ, जाती हैं चीजें। मैनेज हो जाती है, लेकिन ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि हाउ टू एक्सेल, देन वो भी हम आगे चलते हैं तो बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आप सीख सकते हैं। ठीक है, क्लिनिकल्स में तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह 5 FCPS कर लिया हुआ है, लेकिन आगे कुछ कोर्सेज और चीजें होंगी। अब इवन मरियम नवाज क्लिनिक ऑल्दो एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का, लेकिन स्टिल प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर एक जो इम्पोर्टेंट और चीज आ जाती है वो बिजनेस आ जाती है। ठीक है, सो गवर्नमेंट के अंदर बिजनेस नहीं होता, वो आपको एक पे मिलती है, यू हैव टू टेक दिस पे, और जस्ट उसके मुताबिक आपने काम करना है, अपनी प्रमोशंस पे काम करना है। अगर आप किसी टीचिंग हॉस्पिटल में हैं तो आपको SR, एसोसिएट, इसकी अगर आपने रेस में जाना है तो वो एक रेस अलग है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो तीसरी चीज क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेटिव्स के साथ जो ऐड हो जाती है वो बिजनेस टैक्टिक्स भी ऐड हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कलबशा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं डॉक्टर कुरैत? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, क्या हाल है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैंने सोचा मैं भी सुन लूं क्या करना है हमें अब। आप बहुत अच्छा कर रही हैं ऑलरेडी, और अच्छा करना चाहती हूँ। और अच्छा करना चाह रही हैं। चलें ठीक है, हम देखते हैं, मिलके करते हैं कुछ अच्छा फिर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेस देन 1 मिनट रह गए, दोबारा से इसी लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा सब। ठीक है, तो हम चलो बात ये चलो। कर रहे थे कि गवर्नमेंट सेटअप्स और प्राइवेट सेक्टर्स की। तो प्राइवेट सेक्टर में फिर आपको बिजनेस स्ट्रैटेजीज, बिजनेस चीजों को भी देखना पड़ता है। ठीक है, वो हम एक एक करके इस पॉइंट को देखेंगे कि हमने गवर्नमेंट सेटअप्स में क्लिनिकल्स को कैसे देखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव्स को कैसे देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर जो आप आगे चल के कर सकते हैं, जो कि टीचिंग हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे हैं या बड़े शहरों में रह रहे हैं और वो आगे अपने आप को परसू करना चाहते हैं, तो 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, ये क्लिनिकल्स के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ। उसमें एक है आपका MRCOG और MRC आप CPI। ठीक है, MRCOG के लिए आपको पार्ट 1 देना है, पार्ट
सॉरी। हाँ जी, डॉक्टर पलवशा हैं अभी इधर? जी जी। जी डॉक्टर पलवशा आपको ज्यादा बेहतर एमआरसीओजी और एमआरसीपीआई के बारे में बता सकती हैं। तो वो गाइड भी करती हैं, वो खुद भी कर रही हैं, तो आप ये उनसे वो गाइडेंस आपको दे देती हैं अभी थोड़ी सी यहीं पे ही। जी डॉक्टर पलवशा। हम्म। बिल्कुल। गर्ल्स, आपके पास अब दो पाथवे हैं। ये दोनों ही यूके और आयरलैंड के लिए हैं। आइदर आप एमआरसीओजी करो, एमआरसीपीआई करो, आपको जीएमसी मिल सकती है, दोनों पर ही मिल सकती है। एमआरसीओजी जो है वो बहुत लंबा भी बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा अब इस वक्त जो है, बीना ईयर की इट्स क्वाइट चैलेंजिंग एग्जाम। उन्होंने सारी स्ट्रेटजीज अपनी चेंज कर दी हैं। तो अगर आप डेडिकेटेड हो, आप इसको टाइम दे सकते हो, तो ज़रूर जाओ एमआरसीयूजी की तरफ, बिकॉज ये मेरा मोस्ट पर्सनल फेवरेट है। लेकिन अगर आपको इतना टाइम नहीं है, आप थोड़ा सा क्वाइट इजी पाथवे पर जाना चाहते हो, तो आप एमआरसीपीआई की तरफ ज़रूर जाओ। क्योंकि जिनका एफसीपीएस क्लियर है उनका एमआरसीपीआई पार्ट 1 एग्जाम्प्ट हो जाता है। ठीक है, उसकी डिटेल्स तो डॉक्टर हीरा ने अपने ग्रुप में शेयर भी की हुई है। और फिर आपको जो है एमआरसीपीआई पार्ट 2 की तैयारी करनी होती है। उसमें आपको यही गाइडलाइन, ग्रीन टॉप गाइडलाइंस भी पढ़नी होती है, नाइस की भी पढ़नी होती हैं, यही टॉग आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं। लेकिन कुछ 40 से 45 आयरिश गाइडलाइंस हैं, वो आपको पढ़नी होती हैं। अब आयरिश गाइडलाइंस कुछ ऐसे टॉपिक्स पर भी हैं जिनकी ग्रीन टॉप गाइडलाइंस भी प्रेजेंट होती हैं। तो हमने सिर्फ उनकी उनके लिए आयरिश गाइडलाइंस पढ़नी है। लेकिन वो टॉपिक जिस पर आयरिश गाइडलाइंस नहीं है, वो उसके लिए फिर हमें नाइस और जीटीजी प्लस टॉग आर्टिकल्स को फॉलो करना होता है। और जो टॉग आर्टिकल्स होते हैं वो वही रूल अप्लाई होता है कि जो प्रीवियस रिसेंट 3 साल के टॉग आर्टिकल्स होते हैं ना, आपको वो पढ़ने होते हैं। और बिगेस्ट डिफरेंस जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है एग्जाम स्कोर, एमआरसीपीआई को ईजी कर देता है। एमआरसीपीआई में 100 क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ एसबीए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सिंगल बेस्ट आंसर्स जो आपके एमआरसीजी की बुक्स में होते हैं। लेकिन एमआरसीओजी में 100 एसबीएस होते हैं और 100 ईएमक्यूज होते हैं। और ईएमक्यूज इज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट फॉर एमआरसीओजी। सही है। 2 करते हो, उसके बाद फिर आप ऑस की एमआरसीपीआई की देते हो, एंड देन यू आर गुड टू गो। आपको जीएमसी की रजिस्ट्रेशन भी मिल जाती है। और अगर आपको आयरलैंड में जाना है तो आप आयरिश काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करवाओ एज अ स्पेशलिस्ट। और एमआरसीपीआई के बेसिस पे आपको वो प्रेफर करते हैं। अगर आपने आयरिश एग्जाम्स दिए हुए हैं या रॉयल कॉलेज का, इन दोनों में से कोई भी एग्जाम दिया हुआ है, तो आपके अच्छे ब्राइट चांसेस होते हैं कि आपको बाहर जॉब मिल जाती है। ठीक है। बाकी फिर अगर हम आ जाए एमआरसीयूजी की तरफ, तो एमआरसीयूजी पार्ट 1 जो होता है वो एग्जाम्प्ट नहीं होता एफसीपीएस की वजह से, वो आपको देना पड़ेगा। फिर पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 है। टू वही आपको पता है, गाइडलाइंस पढ़नी है, आपको नाइस पढ़ना है, आपको जीटीजी सारी पढ़नी है, आपको सब अपडेटेड मटेरियल आपको आना चाहिए। और सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, फिर उसके साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि एमआरसीजी की जितनी भी बुक्स है ना, अब वो आउटडेटेड हो गई हैं। अब उनमें से मतलब आप कह लें कि 70 to 80% जो है ना वो आउटडेटेड है। गाइडलाइंस सारी मोस्टली ऑप्स आपको पता है बहुत रेगुलरली अपडेट होती है एज कम्पेयर टू गाइनी। गाइनी के फिर भी सवाल आपके एमआरसीयूजी से प्रैक्टिस अच्छे हो जाएंगे बुक्स से। ठीक है, लेकिन जो ऑप्स है ना वो अपडेटेड होती है। उसके लिए फिर आपको कोई कोर्स ज़रूर लेना होता है, क्योंकि जितने भी कोर्सेज वाले होते हैं ना वो न्यू एग्जाम के हिसाब से सवाल बनाते हैं। बाकी आपको, आप भले पार्ट 1 दें एमआरसीयूजी का पार्ट 2 दें, आपको 6 महीने तैयारी करनी पड़ेगी। जॉब है तो भी, और बच्चे हैं, कमिटमेंट है, आपकी फैमिली कमिटमेंट्स हैं, तो भी मैक्स जो है ना आपको टाइम मिनिमम आपको टाइम 6 महीने का चाहिए ही चाहिए। हाँ, अगर सिर्फ आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई काम की, कोई और कमिटमेंट, आप आराम से घर पे 10-12 घंटे पढ़ सकते हो, तो ठीक है, फिर आप 4 महीने का अपना टारगेट रख लो और आप आराम से दे सकते हो। बाकी फिर जब आपका प्लान बने तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको मजीद डिटेल्स पार्ट 1 की, पार्ट 2 की दे दूंगी। एमआरसीयूजी की, एमआरसीपीआई में मैं अभी एंटर नहीं हुई हूँ। हमारी डॉक्टर नौरीन है, वो इसके लिए तैयारी कर रही हैं। अगर आपको उनकी उसके लिए डिटेल चाहिए होगी तो फिर वो आपको गाइड कर देंगी मजीद। अभी उन्होंने दिया नहीं है, बट शी इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। शी हाँ। नोज मोर देन मी रिगार्डिंग एमआरसीपीआई। और अगर लेकिन आप मैं ये जरूर बोलूंगी, करो, कुछ ना कुछ जरूर करो। हाँ, अच्छा दूसरा पाथवे ये है कि अगर आप सेकंड सब सब स्पेशलिटी की तरफ जाना चाहते हैं,
ठीक है। सेकंड सब स्पेशलिटीज अब पाकिस्तान के अंदर आना सीपीएसपी ने ही लॉन्च कर दी हुई है। ठीक है। और उसके अंदर आपकी रिप्रोडक्टिव मेडिसिन है, जिसके अंदर ये आपकी लेप्रोस्कोपी, स्टेरोस्कोपीज, आईवीएफ, आईयूआईज हैं। और फिर एक आपकी यूरोगाइनी है, और ऑन्कोलॉजी है, और फीटल मेडिसिन है। ठीक है। और लाहौर के अंदर जो है ये फिलहाल अवेलेबल है गंगाराम हॉस्पिटल में, चारों की चारों। ठीक है। और फीटल मेडिसिन आपकी फातिमा मेमोरियल में भी अवेलेबल है, फातिमा मेमोरियल में रिकॉग्नाइज भी है। ठीक है। और फीटल मेडिसिन आपको शालीमार में भी मिल जाएगी। ठीक है। यूरोगाइनी शालीमार में मिल जाएगी आपको। और रिप्रोडक्टिव तो डिफरेंट जगहों पे अवेलेबल है। ठीक है। अब जो इनकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जो एसआर सीट्स या एसोसिएट्स की लड़ाई जिन्होंने आगे लड़नी है या आगे चलना है उसके बारे में, और ये वाला पाथ पे उनका जा रहा है, तो उनके अंदर उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन। ठीक है। सीपीएसपी की अपनी डीएमईस की, जब आप अपना आपका पोर्टल अभी फेलोशिप का खुलेगा तो उसके ऊपर डीएमई एक आता है, और वहां पे आपकी सुपरवाइजर्स की वर्कशॉप है 4। ठीक है। उसमें भी एक एजुकेशनल प्लानिंग की सबसे पहली कंपलसरी जो है वो सबसे पहले करनी होती है। इट इज नॉट ओनली कि आपने सुपरवाइजरशिप ही करनी है, बट टू इम्प्रूव योर एजुकेशन, टू गेट अ सर्टिफिकेट। और सीपीएसपी एक अच्छा रिकॉग्नाइज्ड इदारा भी है, आप अगर उसकी एक वर्कशॉप करते हो और सर्टिफिकेट ले लेते हो, दैट विल हेल्प यू। ठीक है। मैंने अभी प्लानिंग एजुकेशन की वर्कशॉप के लिए अप्लाई की है। ठीक है। तो उसमें जो है आपको ये फिर फायदा हो जाता है कि आप वो वर्कशॉप शुरू कर लेते हैं, और जब तक आपकी सुपरवाइजरशिप आती है या जब तक आप ग्रो करना शुरू होते हैं तो आपकी वर्कशॉप्स कंप्लीट हुई भी होती हैं। ठीक है। और उसके साथ सर्टिफिकेट्स होते हैं हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेटर के, CHPE। ठीक है। वो मैंने अभी उस ग्रुप में भी भेजा है, जो न्यूनेट कंसल्टेंट्स वाला ग्रुप है उधर भी मैंने भेजा है। वो हेल्थ हेल्थ सर्विस एकेडमीज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर भी करवा रही है, लम्स भी करवा रहा है। और वो हाइब्रिड कोर्स होता है, ऑनलाइन भी होता है। और कांटेक्ट सेशंस होते हैं, 3-4 कांटेक्ट सेशंस होते हैं, वो भी आप जाके कर सकते हैं। सर्टिफिकेट के अंदर कोई इस तरह से एग्जाम वगैरह नहीं होता, लेकिन जो आपका प्रॉपर एमसीपीएस होगा उसके अंदर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ डॉक्टर कुरैश, ये जो आपने सेकंड सब स्पेशलिटी बताई है, तो इसका क्या तरीका होता है? इसके लिए भी फिर उसी तरह एंट्रेंस जी जी। एग्जाम और एग्जिट नहीं नहीं। एग्जाम और वो सब कुछ जी और जी होता है? जी जी, ये वो मैं आगे इसी पे आती हूँ, वो मैं पाथवेज का बताती हूँ जी अभी। ठीक। ठीक है। तो ये आपका सेकंड फेलोशिप का रोड मैप होता है। पहली आपने फेलोशिप कर ली, फिर आप दोबारा से अपनी सीपीएसपी से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ये दिसंबर और जुलाई के अंदर इंटरव्यूज होते हैं, वो आप सीपीएसपी से पूछ लेंगे, वहीं पे आपके फेलोशिप में भी आ जाएगा, वो आपके पोर्टल पे भी आया हुआ होता है। उसी तरह आपका ईयर 1 होता है, ईयर 2 होता है, ईयर 3 आपका रिसर्च का होता है। ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड फेलोशिप के एग्जाम्स होते हैं, प्रॉपर जैसे एफसीपीएस का एग्जाम होता है इसी तरह आपका सेकंड फेलोशिप का भी एग्जाम होता है। करिकुलम अभी इन्होंने नहीं इस तरह से डिफाइन किया हुआ। ठीक है। कोई ऐसे बुकलेट जैसे एफसीपीएस का तो एक बकायदा करिकुलम उन्होंने दिया है, लेकिन सेकंड फेलोशिप का ऐसे बुकलेट फॉर्म में या उस तरह से अभी उस तरह से नहीं इनका है। लेकिन ये अभी 2025 जनवरी में शुरू हुआ था। ठीक है। नहीं, 2026 जनवरी में शुरू हुआ है लाहौर के अंदर। ठीक है। इस्लामाबाद अच्छा, ये फिर सेंटर्स के बहुत अंदर, अभी प्रिंस अर्ली के है। अंदर यूरोगाइनिक हो रही है, आईवीएफ और रिप्रोडक्टिव का भी हो रहा है, लेकिन अभी बाकी का मुझे इस तरह से आइडिया नहीं है। लेकिन अगर इस्लामाबाद वालों में से किसी को पता है तो वो बता दें। डॉक्टर कुरैश, आपको कोई बाहर की स्कॉलरशिप्स का पता है बाहर कोई सब स्पेशलिटीज करा रहे हो, स्पेशली ये अब जो बाहर की सब, थर्ड वर्ल्ड बाहर कंट्रीज के के लिए लिए, कराते भी हैं? बाहर के लिए सब स्पेशलिटीज आपकी, फिर आपको उनका पूरा पाथवे चुनना पड़ेगा। पहले आपको उनकी रजिस्ट्रेशंस लेनी पड़ेंगी। जैसे अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो फिर आपको एएमसी करना पड़ेगा, कंसल्टेंट पाथवे अपनाना पड़ेगा बाहर जाने के लिए। तो और फिर अच्छा आपको सब स्पेशलिटी, फिर आपको फिर वो आपके मेरिट पे आपके मिलेगी। सही ठीक सही। है। उसमें आप इस तरह से, जैसे पाकिस्तान में आप अपनी मर्जी से चूज कर सकती हैं, वहां पे ऐसे नहीं होगा। वो मैंने आपको और पाथवे डॉक्टर बता कुरैश, ये दिया जो कि आपको। सीपीएसपी हम्म।
ये जो CPSP की पोस्ट ग्रेजुएट वो आती हैं, सीनियर फेलोशिप्स आती हैं, जिसमें ये लोग बाहर भेजते हैं, तो वो क्या तरीका वो होता है? वो अभी यहाँ पर ये वो लोग वो वो फेलोशिप आपकी पोस्ट एफसीपीएस नहीं होती है, वो आपकी एफसीपीएस के बराबर लेवल 3 की होती है। लेवल 4 की अभी तक कोई स्कॉलरशिप नहीं है, क्योंकि लेवल ये जो 3 क्या, सेकंड मतलब उसमें फेलोशिप लिखा है होता ये है ना? बेसिकली अभी आप एफसीपीएस जो है वो आपका लेवल 3 है। ठीक है, लेवल 3 सर्टिफिकेट है। और जो सेकंड फेलोशिप करेंगे वो फिर लेवल 4 के बराबर हो जाते हैं। ठीक है। जी जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो CPSP में जो आती है ना सीनियर फेलोशिप के लिए, जो पोस्ट ग्रेजुएट में आपका FCPS जिनका क्लियर हो जाता है, उनको वो सीनियर फेलोशिप में जो है ना वो स्कॉलरशिप्स देते हैं। और जिनकी FCPS अभी नहीं हुआ होता तो उनको वो जूनियर वाला देते हैं, जो IMM के बाद मतलब जिनकी IMM पास करना मैंडेटरी होता है। हाँ, तो ये जिनका लेकिन FCPS हो अभी चुका होता है तो फिलहाल के उनको लिए वो किस पोस्ट जो ग्रेजुएट प्रोग्राम रिसेंट के लिए? मुझे पता चला था ना कि वो अभी बंद हुई हुई है। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन किसी वक्त खुल जाए तो वो यू हैव टू बी अपडेटेड। अब सीपीएस भी जी। आपको मैसेज भेजता है यूट्यूब के ऊपर भी। जो भी अपडेट्स होती हैं वो फेलोज जो होते हैं, जब आपका फेलोशिप नंबर आ जाएगा, आपका अपडेटेड हो जाएंगी चीजें, तो फिर आपका जो अच्छा नंबर सीपीएसपी में एज अ फेलो आप लिखवाएंगी, उस नंबर पे आपको अपडेट्स वो मैसेज में भेजेंगे। व्हाट्सएप पे नहीं, अच्छा लेकिन अच्छा। आपको मैसेज आता है। तो उसके थ्रू भी आप अपने व्हाट्सएप, उनका यूट्यूब चैनल भी, आप वहां के थ्रू भी वो अपडेट करते रहते हैं। अपनी वेबसाइट को भी अपडेट करते रहते हैं, न्यूज़ बुलेटिन आता रहता है। तो अब जो हमारी चीजें हैं ना पोस्ट एफसीपीएस, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब हमने अपनी अगर नॉलेज को अपडेट रखना है तो हमें गाइडलाइंस का पता होना चाहिए कि कौन सी नई आ रही है, और उसको एक रीड थ्रू देना पड़ता है कि जी अच्छा अपडेट में क्या बात हुई है। ठीक है, क्योंकि वो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बहुत काम आता है। ठीक है। और जो दूसरा आपका पॉइंट होता है अपडेट रखने का, वो आपको रिसर्च के लिहाज से अपडेट रखना है अपने आप को, और फिर इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों के लिहाज से। ठीक है। सही। अच्छा, अब ये जो आपके पोस्ट एफसीपीएस ये जो डिग्री प्रोग्राम है, एक तो ये लेवल 4 की डिग्री है। ठीक है, तो आपको बेनिफिट है इसका सेकंड फेलोशिप के बाद। ठीक है, लेकिन आपको जो है वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपको जॉब करनी होती है। ठीक है, गुड होता है जो गवर्नमेंट सेटअप्स में होते हैं, जारी बात है लेवल 4 की वैल्यू हो जाती है, अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको, जल्दी आप प्रोग्रेस कर जाते हैं, जल्दी आपकी प्रमोशंस हो जाती हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर। तो आपको इसका फायदा ही होता है। ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है कि आपका एसआर की तरह ड्यूटी रोस्टर है, आपको ड्यूटीज देनी पड़ेंगी, आपको एग्जाम करना होगा, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है। सो ये फिर उसी तरह से एक पाथवे जैसे आपका एफसीपीएस का होता है। जी गजाला। जब पूरा इसलिए ये पूछना था कि सब स्पेशलिटी में पहले ये होता है कि 2 ईयर पोस्ट फेलोशिप एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो किसी नहीं नहीं, टर्शरी केयर हॉस्पिटल में होना चाहिए। जी जी, वो ऐसा है? ट्रेनिंग होगी, बकायदा पूरी ट्रेनिंग आपकी होगी। जैसे आपने नहीं नहीं एफसीपीएस की उसकी। ट्रेनिंग जैसे आपने जी एफसीपीएस की ट्रेनिंग की है, तो आप जी उसी जी। तरह की एक ट्रेनिंग फेज में से नहीं नहीं, गुजरेंगे। उसकी अप्लाई के लिए पूछ रही हूँ कि प्री रिक्विजिट ये है कि नहीं पोस्ट नहीं, प्री फेलोशिप हमें रिक्विजिट्स टू में ईयर इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, वो एक चाहिए। जुलाई में इंटरव्यू होता है और एक दिसंबर में इंटरव्यू होता है। अच्छा, उसके लिए मुझे किसी ने बताया कि नहीं, आपको एज एस आर पहले 2 साल कहीं पे काम करना होगा फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। नहीं नहीं, आप ऐसा है? नहीं 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 नहीं, कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हो यही रहा है कि प्रेफरेंस वो फिर इंटरव्यू पे है ना। ओके। समझ आई बात अच्छा, की। वैसे ये जरूरी नहीं है? हाँ, जरूरी ये नहीं है? जरूरी उनकी मैंडेटरी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन चूंकि अच्छा। अब अप्लाई वो लोग कर रहे हैं जो जिन्होंने 2 2 3 3 साल की एसआरशिप ऑलरेडी। की भी होती है। तो वो तो वो गंगाराम उनको में अब प्रेफर करते हैं? लड़कियां जॉब भी कर रही हैं एज एन एसआर, तो वो क्या करती हैं कि जी वो चलो सेकंड फेलोशिप में इंटरव्यू दे देते हैं। तो फिर वो सिलेक्शन होती है ना सब, मतलब उसमें भी आपको पता है 10 ने सिलेक्ट होना है, ज्यादा तो नहीं वो करेंगे। सही। तो फिर ठीक वहां है, पे समझ आप गई। लोगों का वो जो मतलब वैल्यू होती है वो फिर इंटरव्यू में कम हो जाती है। दिस इज बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ऐसे नहीं, उनका कोई रूल सही। नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे अच्छा बता अच्छा। रही हूँ कि जाहिर बात है 10 कैंडिडेट्स ऑन्कोलॉजी के लिए गई हैं, जिनमें से दो वो लोग हैं जो कि गंगाराम में काम कर रही हैं, 5 5 साल हो गए उनको काम करते हुए। जी जी। तो वो तो फिर उनको प्रेफर हाँ, करेंगे वो सारे। प्रायोरिटी पे चली जाएंगी। समझ आ रही है बात की। सही। जी जी, समझ आ ऐसे गई। ऐसे थैंक यू हो सो रहा मच। है। लेकिन लड़कियां हैं बहुत सारी ऐसी
किस में गई हैं, हाँ ये रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में गई हैं, तो उनका ऐसा कोई वो चीज नहीं भी थी, तो वो चली गई थी, उनकी सिलेक्शन हो गई थी। लेकिन उस वक्त पता है सही। नई नई आई थैंक है यू। ना अभी, तो जिन्होंने अप्लाई किया डिफरेंट में, तो वो होना शुरू हो गई, ठीक है। सही सही। थैंक यू सो तो मच। इस लिहाज से ये एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है, ठीक है। अच्छा, अब एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर जो आपको, अब आप अगर ये वाला पाथवे नहीं लेना चाहते, आप ये फेलोशिप में नहीं जाना चाहते, एमआरसीओजीज और ये इस तरह की चीजें नहीं करना चाहती, तो फिर आप करें वर्कशॉप्स अपने आप को अपडेट रखने के लिए, और ये बहुत अच्छी होती हैं वर्कशॉप्स भी, ठीक है। अब उसके अंदर एक आपकी आ जाती है जो आजकल बड़ी इन भी चल रही है, बड़ी उसकी वैल्यू भी हो रही है, लेकिन अगेन उसके लिए आपको स्किल्स चाहिए, वो है कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजी, ठीक है। जो कि ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत स्पेस है, जिसमें बहुत काम करने की जरूरत है। मेल गायनाकोलॉजिस्ट ने बेसिकली इसको टेक ओवर किया हुआ है, फीमेल आपको बहुत कम मिलती हैं। फिर छोटे इलाकों में, छोटे शहरों में इसकी बहुत कम अवेयरनेस है, लेकिन जो इसको फील्ड को चुनेगा और उसको पेरीफ्रीज में या छोटे इलाकों में लेकर आएगा, तो उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, ठीक है। और ये बहुत कॉमन चीज होती जा रही है, ठीक है, जो कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी है, ठीक है। और ये ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत स्पेस है अभी, ठीक है। आप बहुत काम कर सकते हैं इसमें, कोई इमरजेंसीज इस तरह से नहीं होती हैं, ठीक है। एक लाइट वेट काम होता है, ठीक है, अगर आप इसको चूज करना चाहते हो, तो वो आप उसमें फिर जाके तो वर्कशॉप्स कर लो, स्किल्स ले लो, पीआरपी करना सीख जाओ, लाइटनिंग मेथड सीख जाओ, हार्मोनोग्राफी सीख जाओ, या विजाइनल टाइटनिंग के लिए आप कोलेजन इंजेक्शंस लगाना सीख लो। तो ये कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजी में आ जाता है, ठीक है। बहुत जिनके होते हैं, जैसे प्रीनियोरेफी भी समटाइम्स इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजी इज द गायनाकोलॉजी प्लस प्लास्टिक सर्जरी। तो मोस्टली प्लास्टिक सर्जन्स ही इसको टेक ओवर कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि प्लास्टिक सर्जन को गायनी का इतना नहीं आइडिया होता, और फिर वो मेल होते हैं, तो बहुत फीमेल्स होती हैं रिलक्टेंट भी होती हैं, तो इस फील्ड के अंदर काफी आपको स्पेस मिल रही है, और काफी कर भी रहे हैं। फारूक हॉस्पिटल भी करवा रही हैं, डॉक्टर फरीहा फारूक भी इसको करवाती हैं, ये इंटीग्रेटेड मेडिकल सेंटर है लाहौर में, वो भी करवा रहे हैं। इसके दुबई के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इसको कराती हैं। कॉस्टली होता है, 3 से 4 लाख का होता है, 2.5 लाख के भी कुछ लोग करवा देते हैं, ठीक है। इंटरवेंशनल अगर करनी है तो वो 3 से 4 लाख की होता है वर्कशॉप, और अगर आपने सिर्फ मेडिसिन करनी है, पीआरपीस देखनी है, तो वो आपको 2-2.5 लाख में भी वो वर्कशॉप हो जाती है, ठीक है। सो ये कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजी से रिलेटेड होता है। ऑल्सो तो मैं आप सबको कहूंगी, मतलब ये तो जरूर करो, ये आपकी फेदर है। एफसीपीएस के बाद जो पहला फेदर आपने अपनी कैप के अंदर लगाना है ना, वो ऑल्सो है, ठीक है। मैंने किया हुआ ऑल्सो, और मैंने मतलब प्री एफसीपीएस ही कर लिया था, लेकिन मुझे उसका एफसीपीएस में भी बहुत फायदा हो रहा था, और मुझे अपनी क्लिनिकल ये प्रैक्टिस ऑनलाइन में भी होगा? बहुत। नहीं नहीं, ये सीपीएसपी में जाके ये आपको वो 1 महीना पहले सारा मटेरियल दे देते हैं ऑल्सो का, पूरी बुकलेट है, कोई 2-3 हजार सफों की है, आपको असेस दे देते हैं ऑल्सो के ऊपर। मेरे पास अभी भी असेस है, मैं जितनी भी वीडियोस थी ऑल्सो की वो वहीं से देख के होती थी। वो उसके लेक्चर्स होते हैं, आपने वो लेक्चर्स सुनने होते हैं, फिर आपने एक टेस्ट होता है एमसीक्यूज का, वो देना होता है, फिर आपकी 2 दिन की फिजिकल वहां पे टेस्ट होता है। इट्स बेसिकली टेस्ट, ठीक है। फिर आप ऑल्सो, अगर आप पहले ये कर लेते हो ऑल्सो, फिर आप ऑल्सो प्रोवाइडर का भी कोर्स कर सकते हो, यानी आप टीचर बन जाओ, ऑल्सो के पढ़ाने वाले टीचर बन जाओ, ठीक है। बेसिक्स किया हुआ हो तो फिर आप प्रोवाइडर कोर्स कर सकते हो, आगे बेसिक्स कर लो, फिर उसके बाद प्रोवाइडर बन जाओ। सीपीएसपी आपको बुलाएगा कि आप आके ऑल्सो का टीचर्स बन जाएं, ठीक है। तो इसका कैसे पता चलेगा? इसका भी जब वो आप फेलोशिप नंबर अभी वगैरह आपका मिल जाएगा फेलोशिप तो? का पोर्टल आएगा ना, तो उसके ऊपर एडवांस जी। स्किल्स का डिपार्टमेंट होगा, तो वहां जाके आप अप्लाई कर दें। वहां पे मैं ओके। लिखा हुआ आ रहा होगा पे, तो मेरा लिखा हुआ आता है कि मैंने ऑल्सो किया हुआ है,
अब मैंने उसमें एडवांस स्किल्स के अंदर मैंने लेप्रोस्कोपी को किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, सही। लेप्रोस्कोपी अभी भी करवाते हैं हाँ, सीपीएसपी वाले? लेप्रोस्कोपी का भी वो बेसिक लाइक गायनेकोलॉजी भी बेसिक्स कराता है? बेसिक्स लेप्रोस्कोपी का हो जाता है, तो वो कर लेना चाहिए। मैंने करवा दिया, 65,000 का था तो मैंने करवाया। अभी मेरा आया नहीं है, अभी वो आया नहीं, क्योंकि मेरा लाहौर सेंटर था, तो जब मैंने करवाया था तो उससे 1-2 दिन पहले ही हुई थी। तो अब देखेंगे, जब टर्न आएगी तब पता चलेगा। ठीक है। मैम ये कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी भी सीपीएसपी कराता है? नहीं नहीं, ये कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी सीपीएसपी नहीं करा रहा। ये डिफरेंट करते हैं, यूजली दुबई वाले करवाते हैं, उसमें एस एस मेड वाले हैं, पेप मेड वाले हैं, वो करवा रहे हैं। फारूक हॉस्पिटल वाले करवा रहे हैं, अभी रिसेंटली जून में है, अभी 19, 20, 21 जून को है। वहां पे वो 3.5 लाख की है। तो वो वहां पे आपको इंटरवेंशनल कराते हैं, आपको मतलब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे देंगे। ठीक है। और सर्टिफिकेट दे देंगे। देन फिर तो प्रैक्टिस है ना, आप जितनी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। तो ऑल्सो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगी, इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है। किसी ने इसकी बेस पे अगर बाहर जा सकते हैं, अमेरिका में आपको बेसिक्स में जा सकते हैं आप, इसके इसकी बेस पे। ये 3 साल का होता है, 3 साल के लिए होता है। तो उस दौरान आप कहीं पे भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। ठीक है। इंटरनेशनली सर्टिफिकेट है, अमेरिका का सर्टिफिकेट है, अमेरिकन बोर्ड से सर्टिफाइड है। ठीक है। एसीओजी का है। इसके बाद आप जो डीएमईज वर्कशॉप है, जो सुपरवाइजर कौन है, कौन को? अच्छा, उसके बाद जो है आपका होती है ये डीएमईज, ये भी आपकी पोर्टल पे आएंगी। इसके अंदर आपकी सुपरवाइजर्स की वर्कशॉप है, 4 बेसिक्स वर्कशॉप्स हैं, जिसके अंदर रिसर्च की वर्कशॉप होती है, एजुकेशनल प्लानिंग की होती है, ये सुपरवाइजर्स बनने के लिए होती है। ठीक है। लेकिन मेरा एक ख्याल है कि मतलब मैं सुपरवाइजर नहीं बनना भी, तो मैं उसको कर लेती हूँ। मुझे एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज चाहिए, एक सर्टिफिकेट चाहिए, तो इट्स ओके, मैं वो कर लेती हूँ जो मैं कर सकती हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके लेप्रोस्कोपी में किसी ने जाना चाहते हैं तो वो लेप्रोस्कोपी के शॉर्ट कोर्सेज आते हैं, वो डॉक्टर अरूबा करवाती हैं और लाइव करवाती हैं। आपको फिजिकली जाके करवाना पड़ता है, डॉक्टर राशिद लतीफ करवाते हैं, वहां पे भी वो आपको लाइव करवाते हैं। लेकिन जिन्होंने फिर इसका, मैं तब कहूंगी कि ये वो करें जो जिन्होंने अपने सेटअप्स में या जिनके प्राइवेट सेटअप्स के अंदर लेप्रोस्कोपीज हैं और उनको असेस दी जाती है। वैसे तो लेप्रोस्कोपी आप अपना भी खरीद के रख सकते हैं, अब इतना एक्सपेंसिव नहीं रह गया हुआ, लेकिन स्टिल इट्स एन 50 लाख इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर कहीं पे टावर्स हैं, डिस्प्लेज हैं, आप सिर्फ अपने इंस्ट्रूमेंट अपने रख लें, लाइका श्योर अपना रख लें, सो तो आप अपनी लेप्रोस्कोपी स्किल्स कर सकते हैं। ठीक है। डायग्नोस्टिक से शुरू करें और बीटीएल से शुरू करें और फिर आगे चलते जाएं। लेकिन आप कुछ ना कुछ अपने आप को करें। जैसे मैंने मैंने अपनी अगली सब फील्ड जो है वो ये लेप्रोस्कोपी ही सिलेक्ट की है, तो मैं अब इसमें आगे कोर्सेज कर रही हूँ, और फिर मेरा अपना प्राइवेट सेटअप है, तो मैं वहां पे अपनी लेप्रोस्कोपीज कर रही हूँ। ठीक है। सो ये लेप्रोस्कोपीज में भी कोर्सेज इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपकी जो आ जाती है प्राइवेट के अंदर, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक आ जाता है। ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ना, उसके अंदर होते हैं मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स, जो हेल्थ केयर कमीशन जो है हमारा, पंजाब का भी, सिंध का भी, कहीं का भी है, वो आपके प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है। और ये जो एमएसडीएस होते हैं, मैं जिन्होंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है, जो अपना, और मैं ज्यादातर जो है ना, ये गवर्नमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव भी आ जाता है, प्राइवेट के अंदर भी। प्राइवेट के अंदर भी जो आपने अगर नहीं दूसरी साइड पे जाना और उसमें नहीं जाना, आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस, जिसके मैं बहुत ज्यादा फेवर में होती हूँ कि यू हैव टू बिल्ड योर प्राइवेट प्रैक्टिस। आप 20-30 साल गवर्नमेंट जॉब करने के बाद भी आपको प्राइवेट पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। जितने भी प्रोफेसर रिटायर होते हैं, दे डिपेंडेंट ऑन देयर प्राइवेट प्रैक्टिस। तो प्राइवेट गवर्नमेंट वाले भी प्राइवेट सेटअप्स में अपने आप को एक्सेल कर रहे होते हैं। ठीक है। सो आपने अपने आप को उसमें भी एक्सेल करना है। ठीक है। सो आई रिकमेंड कि आप अपनी, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, अजान की क्लास का टाइम हो गया, फिर वो क्लास ले, तो बुलाओ उसको, उसको बुलाओ कि क्लास का टाइम हो गया।
अच्छा, उसके अंदर जो है आपका फिर ये जो मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनकी वर्कशॉप्स होती हैं, ठीक है। ये मैं भी करवाती हूँ, ये पेड होती हैं, ठीक है। आप हेल्थ केयर कमीशन से करना चाहो तो वो भी करवाते हैं, और ये ऑनलाइन होती है, ठीक है। फिर इसके अंदर जो है आपका जॉब्स भी वो ऑफर करते हैं एज एन एक्सटर्नल। जैसे मैं एज एन एक्सटर्नल होती हूँ, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट में गुजरांवाला में अगर मैंने किसी हॉस्पिटल की इंस्पेक्शन करनी है, तो मैं एज एन एक्सटर्नल एक्सपर्ट वहां पे जाती हूँ, ठीक है। और उनको उनको उनके हॉस्पिटल की चेकिंग करती हूँ, ठीक है। तो वो भी आप उस पे भी आप जॉब, मतलब आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करो और साथ में आप एक एडमिनिस्ट्रेशन में ये भी पार्ट कर सकते हो, मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स। इसकी भी मैंने ट्रेनिंग ली थी क्योंकि मेरा अपना हॉस्पिटल है और मैं उसको रन करती हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर एमएसडीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसेंस लेने के लिए, बगैर लाइसेंस के तो फिर आप चलते रहें, फिर चलते रहें, वो तो कोई नहीं, वो तो फिर चलता जाता है क्लिनिक के तौर पे। तो उनकी अपनी कैटेगरीज होती हैं कि आप किस कैटेगरी का हॉस्पिटल लेना चाहते हैं, कैटेगरी 1 2 3। वन बेसिकली टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं, वो प्राइवेट तो कम ही होते हैं, जैसे राशिद लतीफ साहब का कैटेगरी 1 हॉस्पिटल है, वो भी आरिफ मेमोरियल हॉस्पिटल, फारूक हॉस्पिटल टीचिंग हॉस्पिटल है। हम लोग जो प्राइवेट सेक्टर में पेरीफ्री में होते हैं वो कैटेगरी 2B तक ले सकते हैं। तो वो ये भी कर सकते हैं, फिर वो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मैंने जो अभी फिलहाल अब लिया है वो 2B लिया है, जैसे दैट इज 50 बेडेड हॉस्पिटल, ठीक है। तो उसके अंदर फिर आपको आप उसको लर्न कर सकते हो मिनिमम सर्विस स्टैंडर्ड्स में, फिर उसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो। और अगर आपको एमएसडीएस आते हो, अब तो सिजेरियन सेक्शन, अब तो ऑप्स के 53 इंडिकेटर्स आ गए में एमएसडीएस पे, जिसपे मैं अब काम कर रही हूँ, ऑलरेडी किया भी हुआ है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें और ऐड हो गई हैं उसके अंदर। अब आपको इंडिकेशन, जब आप प्राइवेट सेक्टर में बैठेंगे ना और आप इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन लिखेंगे, तो यू हैव टू राइट डाउन रॉबसन 1 2 3। तो रॉबसन इतनी इंपॉर्टेंट है। जब आपका इंस्पेक्शन वाले आएंगे, वो उनको अब पता होगा कि रॉबसन क्लासिफिकेशन आपने इंडिकेट को, जब आपकी फाइल चेक होगी तो फाइल के ऊपर वो देखेंगे इंडिकेशन आपने रॉबसन वाली डाली है या नहीं डाली, ठीक है। सो इस ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड है और बहुत इसमें भी पैसा है। यानी अगर आप इस पे काम करते हो, जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस पे बिजनेस के तौर पे इस एमएसडीएस को लेके चल रहे हैं, वो 3 3 4 4 लाख रुपया लेते हैं सिर्फ एक हॉस्पिटल के एमएसडीएस पे काम करने का। इवन आप सिर्फ मटेरियल और रजिस्टर्स पे अगर काम करेंगी तो वो लाखों में है, ठीक है। तो जो ये जो पीएचसी की जॉब या पीएचसी का जो एक्सपर्ट बन जाना होता है, ये भी काफी आपको पे कर जाता है, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल एक सेपरेट आपका है। और एफसीपीएस, हम लोग जो होते हैं ना एफसीपीएस करते हैं, हम क्लिनिकल्स में फंसे रहते हैं, हम इन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते। बट टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ योर डिपार्टमेंट आपको एमएसडीएस आने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है जिसके ऊपर वो लोग जरूर काम करें जो अपना प्राइवेट सेटअप बनाना चाहते हैं या जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। क्योंकि हेल्थ जिंदगी में कभी ना कभी अ, आपको पीएचसी से वास्ता पड़ेगा ही पड़ेगा, इफ यू आर डूइंग योर प्राइवेट प्रैक्टिस, ठीक है। मेरे पास केसेस आते हैं डिस्कशन के लिए कि जी मैडम इसमें बताएं अब हम क्या कर सकते हैं और हम कैसे इसको डिफेंड करें और कैसे इसको करें। तो फिर बताना, उसमें फिर काफी सारी चीजें होती हैं जो एज एन एक्सपर्ट आप बता सकते हैं कि जी इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें। तो ये एक बिल्कुल सेपरेट फील्ड है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आई रिकमेंड कि वो इसको जरूर करें, ठीक है। और इसकी ट्रेनिंग्स जो है वो मैं भी देती हूँ। अगर अभी मैंने रिसेंटली देनी है स्टेट लाइफ, नहीं ये पंजाब है, स्टेट लाइफ से खत्म होके हेल्थ कार्ड जो है वो पंजाब लाइफ इंश्योरेंस की तरफ गई है, तो उनके डॉक्टर्स अभी आएंगे तो उनको मैंने ये ट्रेनिंग देनी है। और ये पेड होती है, ठीक है, ये अनपेड नहीं होती है, ठीक है। ये सब जगह पे जो है ना पेड ही होगी, ठीक है। आप अगर उसकी ट्रेनिंग लेना चाहें तो वो मैं भी देती हूँ, वो पी हेल्थ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के थ्रू भी होती है, ऑनलाइन होती है। और अगर आप उसका मटेरियल लेना चाहेंगे तो वो मटेरियल भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। अगर किसी ने प्राइवेट सेटअप बनाना हो तो वो जो
मटेरियल रिक्वायरमेंट्स होती है सॉफ्ट कॉपी के अंदर, वो भी होती है, बट दैट इज अगेन कॉस्टली, जो लैक्स में होती है, ठीक है। उसमें आपको आपके हॉस्पिटल के सारे रजिस्टर्स की प्रिंट, सारा कुछ, वो सब कुछ मिलता है, ठीक है। लेकिन वो अगेन इट्स कॉस्टली, क्योंकि उसके अंदर प्रिंटिंग होती है, उसके अंदर एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस शामिल करके वो चीजें डाली भी होती हैं, तो इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव। और अगर कोई सीख लेता है और कर लेता है तो वो एज अ बिजनेस भी इसको रन कर सकता है, ठीक है। सो अगेन दिस इज वन ऑफ द बिजनेस स्ट्रैटेजी जो प्राइवेट्स के अंदर मैं कहती हूँ कि आपको बिजनेस स्ट्रैटेजी करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगेन आप क्लिनिक बनाना चाहते हैं, मैं जरूर इसको इंडोर्स करती हूँ कि आपकी गवर्नमेंट जॉब आपको बहुत अच्छा पे कर सकती है, लेकिन अगर आपका साथ में प्राइवेट प्रैक्टिस होगी तो यू विल फ्लरिश, ठीक है। अब उसके अंदर जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो आपका टाइम, पंचुअलिटी, फिर अगेन आपकी जो है एमएसडीएस के ऊपर अप्रोच। ये चीजें आपको आपके क्लिनिक और हॉस्पिटल के अंदर बहुत बहुत हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ क्लिनिक्स में रहना शुरू कर देते हैं, हम सिर्फ कहते हैं कि जी हम ऑब्स्टेटिक केसेस करना शुरू कर दें, गायनी को हम बिल्कुल भूल जाते हैं। सिर्फ हमारा होता है सेक्शन कर लें, कुछ कर लें, लेकिन गायनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आपने अगर क्लिनिक करना है, आपने हॉस्पिटल करना है, तो देयर शुड बी, आपके पास शुरू में कोई पेशेंट्स नहीं होंगे। अब आप बीच में चूंकि सोशल मीडिया का दौर आ गया हुआ है, तो यू हैव टू लर्न हाउ टू डील विद इट, ठीक है। सोशल मीडिया के साथ आपने कैसे डीलिंग करनी है, सोशल मीडिया लिंचिंग को कैसे डील करना है, दैट इज द हाई पीक थिंग्स विच आर गोइंग दीज डेज। और हम डॉक्टर्स उसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत पीछे हैं, ठीक है। तो यू हैव टू लर्न द सोशल मीडिया लिंचिंग एज वेल, कि उसको हमने कैसे डील करना है। चूंकि ये रिकॉर्डिंग्स हैं और उस पर अपलोड करना है, तो मैं कोई बहुत भी ऐसी बात नहीं करना चाहती इसके अंदर कि हम उसको, ये जो लिंचिंग वाला पॉइंट है ना, ये आपकी सालों की मेहनत को जीरो कर देता है, ठीक है। और अगर यू न्यू हाउ टू डील विद द सोशल मीडिया लिंचिंग, तो यू कैन ग्रो वेरी फास्ट, ओके। सो इसके ऊपर जरूर काम करना है आपने, कि अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं। अब आ जाता है कि प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर दूसरी चीज होती है बिजनेस। बिजनेस के अंदर आपकी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं और मार्केटिंग्स होती हैं, ठीक है। अब मार्केटिंग के अंदर आप, फार्मास्यूटिकल्स एक रास्ता होता है और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे मरहम ऐप हो जाता है, ऑर्डलिक है, और दो तीन चीजें हैं, हेल्थ वायर है, ठीक है, एक इंस्टा केयर है, ठीक है। तो इनके अंदर आप अपने आप की रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, उनकी एक फीस होती है जो आपको पे करनी पड़ती है, फिर उनके थ्रू आपके पेशेंट्स आते हैं। उसका फायदा ये होता है कि आप ओवरसीज पेशेंट्स भी आप ले सकते हैं, और वो उस ऐप के थ्रू आपसे बातचीत कर सकते हैं। कोई आपका पेशेंट है जो आपके इलाके का है, लेकिन वो किसी और मुल्क में चला जाता है, फिर आप उसको गाइड करते हैं कि यू कैन टेक अपॉर्चुनिटी ऑफ मरहम ऐप, आप वहां से मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं, इवन यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो इस तरह से आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो बिजनेस स्ट्रैटेजी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन जो मैं एक जरूर आपको बताना चाहूंगी वो है कोलेटरल थिंकिंग। कोलेटरल थिंकिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होती है कि आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के ऊपर मत बेस करें, यानी आप सिर्फ ओपीडी पे पेशेंट ना देखें, आप सर्जरीज पे फिर सिर्फ फोकस ना करें। देयर मस्ट बी समथिंग, जैसे एमएसडीएस, मैं आप जैसे एमएसडीएस को लेके चल रही होती, मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स, मैंने उसकी ट्रेनिंग्स ली, मैंने उसको एज अ बिजनेस कोलैटरल के तौर पे यूज करना शुरू किया। मैं हेल्थ केयर कमीशन की एक्सपर्ट के तौर पे काम कर रही हूँ, और जाहिर बात है उसमें सिर्फ ये तो नहीं होता, उसमें पे भी आती है, आपको इनकम भी होती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। सो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। फिर आप एमएसडीएस की जब ट्रेनिंग्स देते हैं, ठीक है, तो आप एमएसडीएस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपने वो एक स्किल सीख ली है, आपने वो चीजें सीख ली हुई हैं, आप लोगों को वो उसकी बेस पे आप उसको पेड करके सिखाते हैं। और ये जो चीजें होती हैं ये काफी एक्सपेंसिव हो जाती हैं, ठीक है। जब आप एक्सपर्ट्स, एमएसडीएस के एक्सपर्ट्स हायर करते हैं ना, तो वो आपसे लाखों में पैसे मांगते हैं, लेकिन जब आप खुद ये सीख जाते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो इतना काम ही, ऑल्दो ऑल्दो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम,
इतना ये टाइम कंज्यूमिंग होता है कि मैंने जब अपने हॉस्पिटल के लिए काम किया था तो मुझे वेरिकोसिटीज का प्रॉब्लम है। आई वॉज सिटिंग एट ऑलमोस्ट 1 o'clock हो गए थे रात के काम करते करते। कुछ हम मीटिंग सेट कर रहे थे और चीजें सेटिंग कर रही थी। तो जो मेरी टीम थी उसने एकदम से कहा, मैडम आपकी वेरिकोज वेन रप्चर हो गई है। बट चूंकि वो भी काम रहता था मेरा, तो मैंने उस वक्त ही उसको क्रेप बैंडेज वहीं पे बांधी और मैंने कहा काम करो। सो माय टीम, मेरी टीम को अब ये पता चल गया होता है कि इंस्पेक्शन होगी या इंस्पेक्शन आएगी तो वो हमारा मॉड कैसे ऑन होगा और हमने कैसे चीजें करनी है, तो वी विल डू इन अ डे। हमें 24 आवर्स का बस नोटिस मिल जाए पीएचसी का। सो वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि हमें पता है कि हमने अब काम कैसे करना है। ठीक है। So again, it is a skill. Again, it is, you can learn from it, you can earn from it. ठीक है। सो इन चीजों को, जो कोलेटरल थिंकिंग्स है ना, आपने ये जरूर बिजनेस स्ट्रेटजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाना। आपने अपनी प्रैक्टिस के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट नहीं होना। आपने मतलब अब सपोज जैसे मेरा अब डिपार्टमेंट है, मैं इंचार्ज हूं अपने थिएटर की। ठीक है। तो अब मेरे पास वेंडर्स आते हैं बहुत सारे। ठीक है। मैंने स्टिचेस जो है वो मुझे पता है कि कहाँ से अच्छे स्टिचेस मिलते हैं। तो आई बिकम द वेंडर। लोग जो पूरे इस एरिया के लोग हैं वो कहेंगे मैडम से स्टिच मंगवा लो। तो आई बिकम दैट एज अ वेंडर बिजनेस। मेरे नीचे टीम है एक, वो जो स्टिच लाती है वो काम करती है, प्रॉफिट वो भी रखते हैं, प्रॉफिट मैं भी रख लेती हूँ। सो दिस इज व्हाट कोलैटरल थिंकिंग इज एंड दिस इज व्हाट कोलैटरल स्ट्रेटेजीज ऑफ बिजनेस इज। कि आपने कभी भी एक चीज पे रिलाय नहीं करना। ठीक है। आपके पास होना चाहिए मतलब आप खुद बिजनेस ना भी कर रहे हो, आपके नीचे टीम होती है जो काम कर रही होती है। ठीक है। यू हैव टू मेक द टीम एज वेल। ठीक है। आपको टीम भी बनानी पड़ती है। ठीक है। सिर्फ अकेले आप ये सफर तय नहीं कर सकते। और जो लोग पेरिफ्री में काम कर रहे हैं या छोटे इलाकों में काम कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि टीम इकट्ठी करना कितना मुश्किल काम है। बट जैसे मैं अब पैरामेडिकल कॉलेज पे काम कर रही हूँ, स्टाफ के ऊपर काम करती हूँ, एलएचवीज की काम करती हूँ। मेरा 2 एलएचवीज का बैच निकल चुका हुआ है जिनको मैंने पढ़ाया है। और अब वो मेरे पास एज अ काम कर रही है। मैं आसानी में बैठी हूँ, मैं बैठी होती हूँ, वो डिलीवरी भी करा लेती हूँ क्योंकि वो मेरी ट्रेंड है। ठीक है। तो मैंने 2 कम्युनिटी मिडवाइफ्स के बैजेस निकाल दिए हैं, 2 एलएचवी के बैजेस निकले हुए हैं। अब मैं फुल फ्लैज एक पैरामेडिकल कॉलेज लॉन्च करने लगी हूँ। सो कहने का मतलब ये, दिस इज व्हाट बिजनेस स्ट्रैटेजीज में कोलैटरल थिंकिंग्स हैं। ठीक है। सो इस तरह से आपने अपने आप को फ्लरिश करना है, अपने आप को एक्सपेंड करना है। ठीक है। और आई ऑलवेज फोकस, मैं कहती हूँ हमेशा, मैं कभी भी गवर्नमेंट सेटअप की जॉब्स पे टोटली रिलाय करने को नहीं कहती क्योंकि वहां पे सिर्फ लमसम आपको पे मिलेगी। यस, आप वो एक एसआरशिप, एसोसिएट प्रोफेसरशिप वो आपको मिल सकती है। बट आपकी फ्लरिश जो होती है ना वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर, व्हेन यू डू योर ओन वर्क, तो आप ज्यादा बेहतर उस पर काम कर सकते हो। ठीक है। अभी ये टाइम थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, तो इसी लिंक को आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। लेस देन 1 मिनट रह गया। ठीक है। तो अगर ये बंद होती है तो आप इसी से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। जी। अब मैं चाहूंगी कि अब जिन्होंने सुना है शुरू से, मैं उसको एक दफा वाइंड अप भी कर देती हूँ दोबारा से ताकि सबको पता चल जाए। देखिए, आपकी पोस्ट एफसीपीएस में जॉब, सेल्फ और फैमिली सबसे पहले इग्नोर होती है प्री एफसीपीएस में। सो पोस्ट एफसीपीएस में आपने इन तीनों डोमेन्स में काम करना है। ठीक है। सबसे पहले आपने अपनी सेल्फ पे काम करना है, अपनी बॉडी पे काम करना है, अपनी सोल पे काम करना है। आप अपनी सोल को नरिश करें ताकि आप खुद नरिश हो सकें। ठीक है। और उसके लिए इस्लामिक एजुकेशन इज द बेस्ट वे। कोई कोर्स करें, कोई चीजें देखें, अपने आप को 30
जी। अच्छा, उसके अंदर हम फिर बात कर रहे थे सोल के ऊपर, फिर हमने बात की फैमिलीज के ऊपर कि यू हैव टू वर्क ऑन योर फैमिलीज। अल्लाह ताला ने आपको ये फैमिली अता की है, इस इनके साथ अच्छे तरीके से रहिए, सिला रहमी करें, थैंक यू करें, सॉरी करें। ठीक है। पोस्ट एफसीपीएस फिर आपकी जब आ जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर का एक प्राइवेट सेक्टर है, उसके अंदर क्लिनिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव। गवर्नमेंट के अंदर तो बेसिकली इन दो पे ही आपने काम करना होता है, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर की बात आती है तो फिर आपको बिजनेस भी बीच में ऐड हो जाता है, तो यू हैव टू वर्क ऑन द बिजनेस एज वेल। गवर्नमेंट सेटअप्स के अंदर जब आप क्लिनिकल्स पे होते हैं तो आप हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन पे काम कर सकते हैं, एमआरसीओटीज एमआरसीपीआईज कर सकते हैं, या फिर आप सेकंड सब स्पेशलिटीज आ गई हुई है पाकिस्तान के अंदर, सीपीएसपी ही नहीं लॉन्च की हुई है। उसकी 4 डोमेन्स है, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, यूरोगाइनी, ऑन्कोलॉजी और फीटल मेडिसिन। इनके डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे ये चल रही हैं, इनके इंटरव्यूज होते हैं जुलाई के अंदर और उसके अंदर, और इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होती है। ठीक है। सेकंड फॉलोशिप का पाथवे अगेन, एक आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 इज बेसिकली योर रिसर्च, जो आपको करनी पड़ती है काफी रिसर्च। ठीक है, रिलेटेड टू योर ओन फील्ड। बेनिफिट्स इसके ये हैं कि लेवल 4 की डिग्री है, गुड इन गवर्नमेंट सेटअप्स, कैरियर अपॉर्चुनिटीज, आपको जल्दी तेजी से आप प्रोफेसरशिप तक जा सकते हैं अपने डिपार्टमेंट में, क्योंकि अभी सेकंड फेलोशिप्स बहुत कम लोग कर रहे हैं, और प्रमोशंस आपकी बहुत जल्दी हो जाती है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि आपको एफसीपीएस की तरह का एक ड्यूटी रोस्टर करना पड़ता है, एग्जाम देने पड़ते, एग्जाम में देना पड़ता है, रिसर्च पे बहुत काम करना पड़ता है। अब अगर आप इन सारे पाथवे से नहीं गुजरना चाहते, एग्जाम प्रोसेस और उससे, तो फिर आपके पास कोर्सेज होते हैं जो शॉर्ट वर्कशॉप से रिलेटेड भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकते हैं। अ, उसमें कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी है ऑल्सो, तो मैं आप सबको रिकमेंड करती हूँ कि जरूर 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 करें। और मेडिकल एजुकेशन की डिप्लोमास होते हैं, वो भी सीपीएसपी करवा रही है, रिसर्च के डिफरेंट आते रहते हैं कोर्सेज, जरूर जरूर करें। प्राइवेट सेटअप में तो आर्टिकल्स लिखने का और उसका इतना नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट मैनेजमेंट डालो, बाथरूम की लाइट बंद का करो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। इसके अलावा लेप्रोस्कोपी से रिलेटेड कोर्सेज आते रहते सैलरी खाई से भाई है वो सो हैं, गया वो है। आप कर लीजिए। ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगेन वही बातें, वर्कशॉप्स आ गई, जो आप डिफरेंट वर्कशॉप जो सेम एज उसकी आ रही हैं गवर्नमेंट सेटअप्स की वर्कशॉप्स है, वही आपकी सारी प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, अपने क्लिनिकल्स को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक और चीज जो मैंने आपको बताया कि एमएसडीएस ऐड हो जाते हैं। ठीक है। तो क्लिनिक की प्रैक्टिस और हॉस्पिटल के अंदर टाइम पंक्चुअल और एमएसडीएस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिजनेस स्ट्रैटेजीज के अंदर एक मार्केटिंग है और एक स्ट्रैटेजीज है। मार्केटिंग में आप फार्मास्यूटिकल्स की हेल्प ले सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की हेल्प ले सकते हैं, इवन सोशल मीडिया को भी यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर योर मार्केटिंग एज वेल। काफी लोग आजकल शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, पब्लिक सर्विस मैसेजेस बनाते हैं, उसके थ्रू उनकी मार्केटिंग भी हो जाती है, उनका नॉलेज भी ट्रांसफर हो जाता है। और स्ट्रैटेजीज के अंदर मैंने एक एक बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और होती हैं, लेकिन एक जो मैंने आपको बताई है वो कोलेटरल है। ठीक है। देयर मस्ट बी सम अदर सोर्स ऑफ इनकम विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर प्राइवेट प्रैक्टिस, जो आपको ज्यादा पे कर सके, तो कोलेटरल्स पे जरूर जाइए। जी। अब ऑडियंस के पास है ऑप्शंस, मैंने रिव्यू कर दिया, अब आप अपनी राय भी दीजिए और हमें भी कुछ बताइए कि क्या करना चाहिए। जी, मुनज़्ज़र रिकॉर्डिंग हो जाएगी, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। हम्म। जी, आपका सब सब स्पेशलिटीज के 3 साल हैं सबके। एमएसडीएस होता है मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स, मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स। ठीक है। एब्रॉड ऑप्शंस के लिए डॉक्टर पलवशा ने भी आपको थोड़ा सा गाइड किया है, उसमें वही मैंने आपको बताया कि एमआरसीओजी हो सकती हैं, एमआरसीपीआई हो सकता है। आजकल वैसे जो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो रहा था वो ऑस्ट्रेलिया का है, वहां पे बहुत अच्छी और बहुत पेइंग है और बड़ा अच्छा सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया का। उसके लिए फिर आपको एएमसी देना पड़ेगा और आप उनके कंसल्टेंट पाथवे, 2 पाथवेज होते हैं,
एक बेसिक पाथवे होता है, एक कंसल्टेंट पाथवे होता है। तो एफसीपीएस के बाद आपको एएमसी 1 देना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ एमआरसीपीआई है जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आई थिंक डॉक्टर हीरा थी हमारे साथ, अभी नहीं है, वरना वो आपको एमआरसीपीआई के बारे में और थोड़ा सा गाइड कर देती। मुनज़्ज़ा, डॉक्टर पलवशा ने काफी अच्छा उसके बारे में बताया, अगर आपने नहीं सुना तो आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। ठीक है जी। अब आप में से कोई ओपिनियन देना चाहे तो वो प्लीज बताइए। हम्म। मैम आपने एमएसडीएस का बताया ना? जी जी। एमएसडीएस की जो वर्कशॉप्स हैं, हम्म। जी जी। ये एमएसडीएस वर्कशॉप सीपीएस नहीं नहीं या सीपी। मतलब जैसे पीएचसी कराएगा और पेड होंगी, ऐसे ही है ना? हाँ जी, 10,000 की वो लोग करवाते हैं, जो मैं करवा रही हूँ वो 6,000 की करवा रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर आपको ठीक है। मटेरियल नहीं मिलता, आपको प्रेजेंटेशन दी जाती है, आपको नो हाउ दी जाती है, पीडीएफ्स आप सीपीएसपी की पीएचसी की वर्कशॉप से मुझसे लेना चाहे मुझसे भी ले सकते हैं। जो सॉफ्ट कॉपीज और जो मटेरियल है वो अलग होता है। ठीक है, सो मैं जो करवा रही हूँ वो 6,000 में सबको करवा रही हूँ। ठीक है, विद सर्टिफिकेट। ठीक है, ठीक। इसमें मतलब इसमें मैम टाइम टाइम कितना लगता है? ये तो आप पे डिपेंड करता है। मैं तो जो सेशंस लेती हूँ वो 3 सेशंस लेती हूँ, 3 सेशंस में करवा देती हूँ। ठीक है। और उसके बाद और मतलब अगर आप आप पूरा एलिजिबल दिन होते मुझे हो? देना चाहें तो हमने 2 दिन जो मैंने ट्रेनिंग्स ली थी वो पूरे 2 दिन की थी, सुबह 9 o'clock से लेके शाम 5 बजे तक। और 2 days की ट्रेनिंग की, फुल फ्लैज कैटेगरी 2B की हॉस्पिटल की। क्लिनिक्स के फिर हर एक के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तब इसके लिए पहले आप प्राइवेट क्लिनिक या वो सब कुछ होना चाहिए? हाँ, प्राइवेट सेटअप छोटा सा शुरू करो। मैं ये नहीं कहती कि आपको बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाएं। आप एक क्लिनिक, आप कोई सा भी शॉप रेंट आउट कर लें, वहां पे एक अपना टेबल चेयर लगाइए, एक ऑफिस बनाएं, एक स्टाफ हायर करें जो कि एलएचवी टाइप तो जरूर हो, जो आईवी लाइंस और ये चीजें ले सके। एक छोटा सा आप शॉर्ट स्टे बना दें कि अगर आपने ड्रिप लगानी है ड्रिप लगवा लें। फिर आप फार्मेसी को रेंट आउट कर सकते हो, या फार्मेसी वालों को थोड़ी सी जगह दे सकते हो। और किसी लैब के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि जी हम आपको टेस्ट देंगे, आप मुझे इतना शेयर दे दें। ठीक है, तो लैब से आप शेयर ले सकते हो, फार्मेसी से आप रेंट आउट ले सकते हो कि जी आप आ जाएं यहाँ पे बैठें, आप अपनी मेडिसिन रखें। तो वो भी एक अच्छा बिजनेस है, फार्मेसी का बिजनेस भी बहुत अच्छा है, साथ साथ आपके चलता रहता है। आप अपनी फार्मेसी बनाना चाहते हो, अपनी फैमिली मेंबर में से किसी को रख लो, और उससे भी आप अर्न कर सकते हो, फार्मेसी से भी अर्न कर सकते हो। ठीक है, सो एक छोटा सा क्लिनिक का सेटअप बनाइए जिसके अंदर ये सारी चीजें आपकी हो जाएं। लैब्स वालों से आप बिजनेस इस तरीके से कि हम आपको लैब्स देंगे, पर आप पर लैब मुझे शेयर दे दें। ठीक है, और या फिर अगर आप उनको लैब के लिए जगह देना चाहते हो कलेक्शन सेंटर के तौर पे, तो अगर आपके पास इतनी जगह है तो ठीक है। और अगर आपने इनिशियली थिएटर नहीं बना सकते और थिएटर की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो किसी भी रिलेटेड हॉस्पिटल, आपके पास जो हॉस्पिटल है उससे आप एक एमओयू कर लो कि जी मैं अपनी सर्जरीज आपके पास करूंगी। और सर्जरीज में यूजली 60-40 का रेशो होता है। ठीक है, 60% डॉक्टर का होता है, 40% हॉस्पिटल का होता है। ठीक है, सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि वर्क ऑन प्राइवेट प्रैक्टिस। प्राइवेट आपको सारी जिंदगी रहती है, गवर्नमेंट जॉब एक टाइम लिमिट होता है, फिर आपके पास बड़ी लिमिटेड सी काम होता है, लिमिटेड सी चीजें होती हैं। तो प्राइवेट के अंदर ये होता है कि आपका अपना काम होता है, आप जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, जितना टाइम दोगी उतना फायदा होगा। और वो लाइफ लॉन्ग रहता है, एंड तक चलता है आपका, रिटायरमेंट नहीं है, आखिरी सांस तक प्राइवेट करते रहो। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कुरैत, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसी हैं सना? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, तो मैडम प्राइवेट अगर किया है स्टार्ट, तो शुरू में कोई ऐसी टिप्स हैं जिससे मतलब आपका पेशेंट फ्लो थोड़ा मतलब बेटर हो? जैसे मैं शुरू में तो बंदे को उसमें यही होता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में मैंने 2 बातें आपको बताई हैं। ठीक है, एक स्क्रीन शेयर हो रही है। जी मैम हो रही है। एक मिनट ठहरें।
अजय देखें, मैंने प्राइवेट के अंदर आपको बताया कि बिजनेस स्ट्रैटेजीज के अंदर, ठीक है, उसमें मार्केटिंग है जिसकी बात आप कर रही हैं, ठीक है। उसके अंदर आप फार्मास्यूटिकल से हेल्प आउट ले सकती हैं, उससे आप अपने पंफलेट बना सकती हैं, पंफलेट उनको शेयर कर सकती हैं कि वो आपको, मतलब वो जहाँ जाते हैं किसी को बता देते हैं, मेडिकल स्टोर्स के ऊपर अपने पंफलेट्स रखवा दें, अपना ब्रोशियर रखवा दें, या वहां पे आप अपनी फ्लेक्स लगवा दें, ठीक है। फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मरहम ऐप है, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, उनके थ्रू आपके पास पेशेंट्स आ सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, यूट्यूब चैनल्स को, फेसबुक को, या जो भी आपका हॉस्पिटल है उसका अगर कोई सोशल मीडिया अकाउंट है तो उसके थ्रू आप बताना शुरू कर दें कि मैं आप यहाँ पे बैठती हूँ और ये, ठीक है। तो ये मार्केटिंग में आप इन चीजों को यूटिलाइज कर सकती हैं। फिर आप फ्री कैंप कर सकती हैं कि जी डॉक्टर हूँ, अभी आई हूँ यहाँ पर, फ्री कैंप कर लें। अब वो आप फील्ड के फ्री कैंप्स भी कर सकती हैं और हॉस्पिटल के फ्री कैंप्स भी कर सकती हैं, यानी जिस हॉस्पिटल में बैठ रही हैं वहां के फ्री कैंप्स कर लें, और मुख्तलिफ इलाकों में जाके जो फार्मास्यूटिकल्स के साथ मिलके किसी फील्ड का कैंप कर लें, ठीक है। वो अपनी मेडिसिन प्रोवाइड कर देंगे, आप जो हैं वहां पे अपनी क्लिनिकल सर्विस प्रोवाइड कर देंगी, ठीक है। सो दिस इज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर न्यू कमर्स इन क्लिनिक्स। जी डॉक्टर कुरैश, ये और डॉक्टर कुरैश, ये जो मरहम पे रजिस्ट्रेशन के लिए फिर इनको आप इनकी वो कांटेक्ट करें इनकी हाँ, वो ऐप के आपको खुद थ्रू। ही, हाँ, वहां पे आप रजिस्ट्रेशन के लिए करते हैं तो उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, फिर उसके थ्रू वो आपको गाइड करते जाते हैं। फिर आपने 7,000 रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, और आपकी मर्जी, आप जितनी मर्जी फीस रखें। इट इज नॉट जी ठीक। नेसेसरी मिनिमम। जो वीडियो कंसल्टेशन, ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन है उसका 1,000 ही है सबका, ठीक है। लेकिन जो दूसरी फीस, कंसल्टेशन फीस है, वो आप अपनी मर्जी से 1,500 रखें, 2,000 रखें, इट्स अप टू यू। जी ठीक हो गया। ठीक है, एक थैंक यू एक डॉक्टर करना कुरैश। चाहो हेल्थ वायर पे कर लो, ऑर्डिलिक्स पे कर लो, इंस्टा केयर पे कर लो, जिस मर्जी पे कर लो। लेकिन मैंने एक ही मरहम रखी हुई, इट्स ओके, आप एक ही को कर लें तो काफी है, मैनेज कर लें, ठीक है। सोशल मीडिया पोस्ट बनाना सीखें, अगर खुद नहीं बना सकती किसी से कहें वो आपके लिए बना दे। वैसे तो कैनवा के ऊपर जाएं तो कैनवा के ऊपर बहुत इजीली बन जाती हैं सोशल मीडिया पोस्ट। तो वो आप अपनी सोशल मीडिया पोस्ट बनाना सीखें, खुद बनाएं, खुद पब्लिसिटी करें, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, अपना व्हाट्सएप चैनल बनाना चाहो व्हाट्सएप चैनल बना लो, लोगों को दो, ठीक है। एक नंबर ऐसा रखो जो कि आपका पब्लिक नंबर हो, जहां पे आप मैसेजिंग कर सको, और आगे आप उसको एक बिजनेस अकाउंट बना लो। इट्स डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं, कोई भी अपना लीजिए जिसको स्टार्ट करना चाहें, जिसको आप हैंडल अच्छे तरीके से कर सकें, मिस यूज ना हो, ठीक है। जी डॉक्टर कुरैश, अभी इसी तरह ही कुछ मतलब यही मोस्टली कोशिश कर रहे हैं स्टार्ट में। अब हाँ, इसी देखें। तरह से करें। बिजनेस स्ट्रैटेजीज में आप ये दो प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल वाला और सोशल मीडिया वाला। डॉक्टर क्रूज, इसमें फिर जो ऐप वाले होंगे ये मरहम वगैरह, फिर हर उस पे पेशेंट पे वो अपना भी शेयर रखते होंगे? जी जी, 70-30, 70% आपका, 30% उनका। और यानी वो जो अगर आपने आपने दो, कहा कि 1,000 तो वीडियो कंसल्टेशन की होती है, तो वो बात तो समझ में नहीं आई 700 कि हमें मतलब वन मिलता है, थ्री थाउजेंड हंड्रेड उनका होता है। अच्छा, ये मिनिमम फीस है वहां पर 1,000 वीडियो मतलब डॉक्टर की? कंसल्टेशन, हाँ, वीडियो ये कंसल्टेशन मिनिमम इतनी ही होती है। वीडियो कंसल्टेशन ज्यादा नहीं है, ठीक, वो 1,000 में ही होती है, ठीक है। सही। और वैसे मतलब ऑडियो भी होती होगी वो, और फिर नहीं कम नहीं, होती वीडियो होगी? कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्ट आपकी मर्जी है, आप वीडियो ऑन ना करें, आप उसको ऑडियो कर लें। ठीक है, लेकिन यूजुअली पेशेंट डिमांड करता है कि हम डॉक्टर को देखें और उससे बात करें। सही। मैम ये पेरीफ्री वाले मतलब जैसे अब मेरा जो इलाका बक्खर है, बक्खर में हूँ मैं, हम्म। तो मैडम ये बक्खर में तो नहीं मरहम ऐप नहीं चलेगी है ना? देखिए, सोशल मीडिया आजकल तो गांव से छोटे छोटे लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, करते हैं। मैं खुद पेरीफ्री में हाफजाबाद में होती हूँ तो लोग आते हैं मेरे पास, मरहम के थ्रू आते हैं। फिर आपके एरिया में, आपका भक्कर एरिया में तो ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, इतने मशहूर, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही यूज कर रहे हैं, ब्रिगेडियर वो शफीक तो गाइनी हॉस्पिटल। उन्होंने तो गाइनी वालों को बिल्कुल ही वो किया हुआ है।
कि इनको तो कुछ नहीं आता, इनको कुछ नहीं आता, हम ही सब कुछ करते हैं इनके तो ये इनके सही कह हिस्से का रही है ना, काम। वो इसमें कोई गलत नहीं है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं है। क्यों नहीं हम लेप्रोस्कोपी में जाते, क्यों नहीं हम काम करते? आप खुद बताएं, जो बातें वो कर रहे होते हैं, आप प्लेसेंटा एक्रीटा करेंगी अभी? नहीं करते ना। हमें सिखाया ही नहीं जाता प्लेसेंटा एक्रीटा। हम खुद अब बैठ के हिस्टेक्टमियां करते हैं। तो उसमें जो वो पॉइंट सर्जन्स करें, क्योंकि हमने स्पेस उनको दी है, तो वो इस स्पेस के अंदर आए हैं। हम सिर्फ इत्तेफाक कर जाते हैं कि जी एफसीपीएस हो गया, फिर हम इतने थक जाते हैं एफसीपीएस करने के बाद कि हम फिर अपनी 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 फिनिशिंग के ऊपर काम ही नहीं करते। फिर जब हम लेप्रोस्कोपी के अंदर, लेप्रोस्कोपी का लर्निंग का बहुत लंबा है। हिस्टेरोस्कोपी जल्दी हो जाती है, लेकिन लेप्रोस्कोपी का कर्व बहुत लंबा है। फिर हम वो करते नहीं है ना, क्योंकि हम कहते हैं यार इतना लंबा सीखूंगी, फिर सिखाऊंगी कैसे? हमारे अंदर सिखाने का एटीट्यूड नहीं है ना। हम हाँ डॉक्टर कुरत वो यही कहते हैं कि आप गायनी वाली ना एफसीपीएस कर लेती हैं, उसके बाद फिर डर रही होती हैं, ब्लैडर फट गया है, इंटेस्टाइन हाँ, वो हो डरना गई। नहीं है ना। देखो, तो ब्लैडर फट जाता है, फिर हम यूरोलॉजिस्ट को बुलाने लग जाते हैं, फिर हम कहते हैं खुद ही सही करते हैं ना। फट गया तो ठीक है, करेंगे ना, खुद ही करेंगे। हमारी गलती है, सही हमने उनको स्पेस दी है, तो वो ये बातें करते हैं। हम करें सही ना सही काम, हाँ हम जी। करें। हम क्यों नहीं पोस्ट एफसीपीएस काम करती? और ये सारी बातें पोस्ट एफसीपीएस की हैं। फिर हमें ट्रेन फाड़े ना ब्लैडर, हमारा ब्लैडर फट जाए तो 4 साल हमें कोई मुंह नहीं लगाता, सर्जरी नहीं देता हमें। सही सही बात। ठीक है ना? डॉक्टर गुरु साहब ने तो मरी हुई रूह जगा दी है दोबारा। हाँ एग्जैक्टली। हाँ ना, तो तुरंत ये जो हमारे यहाँ मैडम वैसे ना, हमारे जो डॉक्टर तो सर्जरी शहरियार है ना। न्याजी हैं, ये मतलब हम्म। अगर कोई सीखना चाहे ना, पहले तो ये पेमेंट लेते थे, मतलब 3 lakhs 4 lakhs लेते थे, कोई 3 months की या 6 months की, फिर वो लेप्रोस्कोपी सिखाते थे। अब इन्होंने ये किया कि अब ये जो है ना नाइट्स, मतलब नाइट ड्यूटियां कराते हैं, और लेबर रूम उसी के ऊपर छोड़ देते हैं, वो जो भी मतलब एफसीपीएस जो भी इनके पास जाता है, तो उन्हें फिर लेप्रोस्कोपी भी सिखाते हैं और साथ में अपना लेबर रूम भी मैनेज कराते हैं, और नाइट्स कराते हैं उनसे 12 घंटे की। वो 3 months करे, 6 month करे, साल करे, फिर वो वहां से लेप्रोस्कोपी भी सीख के निकलती है, साथ में दोबारा से वही वो जो रूटीन आपने यानी नाइट्स वाली ड्यूटीज वो सारी आपने डेली करनी होती है। हाँ, अब इन्होंने ये इट्स अप किया, टू यू ना, कि पहले ये आप उसे पेमेंट लेते उससे थे। उनसे बिजनेस स्ट्रैटेजी देखो। अब मैं तुम्हें इसमें एक और पॉइंट बताऊं जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो मैंने खुद भी अप्लाई किया हुआ है। देखो, मैंने सेटअप बनाया, मैंने मॉड्यूलर थिएटर बनाया, ठीक है? मैंने उस पर काम किया, मैंने अपना लेप्रोस्कोप खरीद लिया, मैंने अपने लेप्रोस्कोपी पे काम किया, मैंने उस पे ले आए। अब मैं क्या करूंगी कि अब मैं इनको बुलाऊंगी, वर्कशॉप करूंगी, पेशेंट मेरा होगा, करेंगे ये। मैं ऊपर से आ रही हूँ, समझ आई? इनको अपना नाम चाहिए, जो लेप्रोस्कोपिक जो जूनियर आते हैं इनको अपना नाम चाहिए होता है। हम हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, आए जी आप हमारे पास। अब डॉक्टर रूबा है, वो सरगोदा में जाके वर्कशॉप करके उनको सिखा कर आती हैं, और शेयर अपना ले लेते हैं। आप बिजनेस स्ट्रैटेजी में, सर मैं आपके पास अपनी लेप्रोस्कोपी लेकर आऊंगी, आप मुझे सिखाइएगा, पैसे आप रख लीजिएगा, मैं 20% अपना, 30% अपना रख लूंगी, 70% आप रख ले सिखाने का। ठीक है? मैंने 3.5 लाख में लेप्रोस्कोपी बुक की। मैंने एक सर्जन से कहा, या मैंने एक डॉक्टर को कहा कि जी 3.5 लाख में बुक करी, 50,000 मेरा, 3 लाख आपका। सीख रही हूं ना, बजाय ये कि पैसे दे के सीखूं। मैं 50,000 रुपये अपना रख लूंगी, और 3 लाख उनको दे दूंगी, जिसमें से वो अपना हॉस्पिटल का खर्चा और अपना पेमेंट, अपना एनेस्थीसिया की फीस सारी निकाल लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको प्राइवेट प्रैक्टिस पे काम करना पड़ेगा ना। ये मैं आपको स्ट्रेटेजीज कह रही हूँ कि आप लोगों को इस पे काम करना चाहिए। सर्जन्स क्यों हमारे ऊपर आ रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने उनको स्पेस दी है। हम पोस्ट एफसीपीएस के बाद बैठ जाती हैं कि बस जी एफसीपीएस हो गया तो हम तो कोई बहुत बड़ी चीज बन गए हैं। आप हम पोस्ट एफसीपीएस, ये जितनी बातें मैंने की हैं इन पे काम ही नहीं करते। वैसे डॉक्टर कुरत, इसमें मैं एक पॉइंट कहना चाहती हूँ कि अगर हम सर्जन के साथ, बजाय इसके कि हम उनको अपने राइवल समझें, अगर हम उनके साथ मिलके काम करें तो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है और उनके लिए भी। मतलब एग्जैक्टली हम आपने
बिजनेस स्ट्रैटेजीज के अंदर जो दूसरी चीज, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक बिजनेस स्ट्रैटेजी बताई है। जैसे भी बिजनेस स्टार्ट में जहाँ पे स्ट्रैटेजीज जाना के अंदर जो कोलैबोरेशंस है ना, ये जो अभी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, दिस इज कोलैबोरेशंस। जी, कोलैटरल मैंने थिंकिंग मैंने आपको वहाँ पे सिर्फ जाना एक शुरू किया। स्ट्रैटेजीज में, मैं बहुत ज्यादा मैं बिजनेस स्ट्रैटेजीज पे जाती तो बहुत सारी बात कर सकती थी, लेकिन मैंने कहा जो एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं तो जिस पे आप काम करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज में दूसरी चीज आ जाती है, वो आ जाती है कोलैबोरेशंस। ठीक है, तो वो आपकी अगेन बिजनेस स्ट्रैटेजी है कि मैं किसी भी सर्जन के साथ काम कर रही हूँ, लेकिन फिर सना आदिल वो बंदा बने, वो फीमेल सर्जन बने जो इस कोलैबोरेशन में दूसरों को जाके काम करे। यानी अगर डॉक्टर रुखसाना जूनियर बन के आई हैं, डॉक्टर सना एक इलाके में जो है लेप्रोस्कोपी कर रही हैं, तो डॉक्टर सना जो है डॉक्टर रुखसाना का पेशेंट लें, 3 लाख में उसने बुक किया था, 50,000 उसको दे दे, 2.5 खुद रख के उसको सिखाए। फिर वो जो आप सर्जन्स के साथ कोलैबोरेशंस कर रही हैं, एक स्टेज 3 साल के बाद आए कि डॉक्टर सना के साथ कोलैबोरेशन की जा रही है। जी जी मैम, वो यही मैं कह रही हूँ ना कि आप उनके साथ ऐसे कोलैबोरेशन करें कि वो आप उनसे सीखें भी और फिर वो सीख के फिर आप अपने उस पर यूज अपने करें यूज बजाय भी जी। करें सना, मैं और फिर जानता हूँ आप। यूज भी करें और फिर उसको आगे भी लेके चलें। यानी डॉक्टर जिस कुरत, हम जो सर्जन है ना, हम लोग ऑलमोस्ट राइवल्स ही बन चुके हैं। आपको पता है ये पेरिफेरी पे ये कंसेप्ट है कि ऑपरेशन जो है मेल करते हैं, औरतों का स्टेमिना नहीं है, औरतें होले दिल की होती हैं, जैसे कहते हैं ना सर हम लोग। ये हमने तो चेंज जैसे करना हमारे है एक ना, सर, ये हमने हाँ जी हाँ, चेंज करना तो है। और आपको इसके पता लिए है हमारे देखिए इधर ना एज अ सर्जन के पास फीमेल, सिजेरियन ज्यादा जाते हैं। देखिए एज अ फीमेल पाकिस्तान, ये जो अभी मैं वुमेन वुमेन वायलेंस के अंदर ना, वन ऑफ द पार्ट ऑफ वुमेन वायलेंस ये भी है जिसकी आप अभी बात हाँ कर जी। रहे हैं। दिस इज अगेन वुमेन वायलेंस, कि वुमेन को ये समझा जाए कि वो सर्जरी नहीं कर सकती। वैसे डॉक्टर हुआ ना, अगर आप में मेरा तो ख्याल है कि हमने भी ये चीज़ें भी खुद भी थोड़ी सी ज़्यादा फील की हुई हैं। हम अगर करें तो मतलब हम मैं कर अपनी आपको सकते एक हैं। एग्जांपल देती हूँ कि जब मैंने मतलब अपने प्राइवेट सेटअप में ना मैंने काफ़ी मतलब वो 1 साल के गैप के बाद सर्जरी की ना, तो मैंने उधर अपने सर्जन को कहा कि आप आ जाएं, तो मैं करती हूँ सर्जरी और हम मिलके मतलब मैं आपको इसमें से शेयर दूंगी, सर्जरी मैं करूंगी। तो मतलब आप इसमें ये भी अपना एक पॉइंट कर सकते हैं कि अगर आपको शुरू में थोड़ा बहुत मतलब कहीं हेजिटेशन होती है तो हम हाँ, उनको एज अ इस तरह तो अपने इसमें साथ आप मिला लें। इसमें देखिए ना, अब आपके एरिया के अंदर क्यों आपको एक सर्जन बुलाना पड़े? क्यों नहीं आप एक फीमेल ऐसी डॉक्टर क्यों नहीं बनी जिसने कहा हो कि मैं जूनियर को ऊपर से कवर दूंगी, तुम करो, मैं खड़ बैठी हुई हूँ। जी मैम, यही बात है कि हाँ हम ये हाँ, कि अब हम अपने ये चेंज कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट अगर फर्ज करें एग्जैक्टली, मेरा कोई आने जूनियर हो किसी तो एक को मैं तो उसको चेंज करना है ना। डॉक्टर कुरतुलैन जी बैठी हुई है, जूनियर आती है, मैं कहती हूँ करो यार तुम, मैं जहां कहीं फंसोगी, मैं बैठी हुई हूँ नीचे। वो रात के 1 बजे फंस जाती है तो वो कहे ठीक है डॉक्टर कुरतुलैन आ जाएंगी, उनको उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और फिर डॉक्टर कुरतुलैन संभाल भी लेंगी, फिर नॉट ओनली लिटिगेशंस को संभालेंगी, लिटिगेशंस को कवर करेंगी, चीजों को कवर करेंगी। इसके लिए जिगरा चाहिए होता है, जो हम करती नहीं है एक्चुअली। जब हम करती नहीं है तो उनको वो स्पेस हमारी खाली है, तो किसी ना किसी ने तो ऑक्युपाई करनी है ना। वैसे भी मतलब मैंने मोस्टली लोगों को ये सही देखा है कह कि रहे वो लोग बस उनको हैं बुला के कहते हैं कि बस डॉक्टर आप करें और कुरत, पैसे हमें लेके ना जाएं। अपनी फील्ड निकालने से हेल्प लेनी। जी डॉक्टर डॉक्टर रुखसाना। कुरत, आपने ऐसे आज बहुत अच्छा आपने ये सेशन लिया है और ये बहुत बहुत हेल्पफुल था। पता है, हम लोग ना अब जैसे जैसे ही हमने एफसीपीएस किया, लाइक वी ऑल वर हैप्पी, खुश थे, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबके माइंड में ये है कि फ्यूचर में क्या करना है। चलो आयरलैंड के बारे में सोचते हैं, चलो ओईटी दे देते हैं, हम्म। सऊदी अरेबिया निकल जाते हैं, मतलब कुवैत चले जाते हैं। वो इजी पाथ है मेरे ख्याल में, मतलब लाइक थोड़ा सा आपने 2-4 माह या साल वेट करना है और वो निकल जाना है। लेकिन इसमें इसमें आपकी कंसिस्टेंसी है। लेकिन ये आपकी मतलब पूरी जिंदगी का एक वो है कि आप थोड़ा सा इसमें आपको अपना टाइम देना हाँ। पड़ता है, जैसे आप अपना बता रही हैं। हाँ, तो अच्छा लगा कि हाँ, करना पड़ेगा, लेकिन टाइम काम लगेगा। बहुत है। ऐसे ही है। कहने का मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये कि वी हैव टू लॉट ऑफ वर्क टू डू, लॉट ऑफ वर्क टू डू। ठीक है, हमें बहुत काम करने की अभी जरूरत है पोस्ट एफसीपीएस। इट इज नॉट ओनली
नेसेसरी कि आप सिर्फ पढ़ाई ही करें, आप सिर्फ फेलोशिप ही करें। गवर्नमेंट सेटअप्स के अंदर लिमिटेड ग्रोथ है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत मार्जिन पड़ा हुआ है, और उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम कोई करे तो वो एक्सपेल कर सकते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ हमेशा यही कहती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत स्पेस है। ठीक है। सकते हैं। यस, यू हैव, आपके लिए करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मेरी रिकॉर्डिंग थोड़ी स्टॉप हो गई थी, तो आपके लिए कहने कहने का मतलब ये है कि आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है। आप जो देकर जाएंगे इस दुनिया में, वही एक्चुअली अगली दुनिया के लिए आप लेकर जा रहे हैं। ठीक है। तो इस पे काम कीजिए, अपने आप को भी ब्लूम कीजिए, दूसरों को भी ब्लूम कीजिए। बिकम अ फ्लावर जो सिर्फ खुशबू देता है। ठीक है। एंड फॉरगेट अबाउट द कांटों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। ठीक है। जी बिल्कुल डॉक्टर। बेस्ट ऑफ लक। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई पूछना हो, कोई पेशेंट रिलेटेड पूछना हो, कोई गाइडेंस होनी हो, तो आई एम ऑल नंबर आपके पास है, यू कैन प्राइवेटली टेक्स्ट कर सकते हैं, ग्रुप में टेक्स्ट कर सकते हैं। अब आई एम ऑलवेज, जितना मैं कर सकी, जितना मुझे आता होगा मैं उतना ही बता सकूंगी। आप लोगों को आता हो तो आप जरूर बताएं, अपॉर्चुनिटीज हो तो जरूर शेयर करें दूसरों के साथ कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं कर रही हूँ, आप भी करें। अभी रिसेंटली अपनी क्लिनिक्स को फ्लोर करने के लिए मैं आपको एक सेंड कर देती हूँ, जो सना अभी आप पूछ रही थी। 30 मई को एक सेशन है, आई थिंक 5 बजे से लेके 8 बजे तक, 3 घंटे का शायद सेशन है। कोई साइकोलॉजिस्ट है जो आपको ट्रिप्स ट्रिक्स एंड टिप्स दिखाएंगे कि आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ, आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। आज जी लास्ट डेट है, 1,000 रुपये में हो जाएगी, उसके बाद शायद चार्जेस ज्यादा हो जाए। तो अभी मैं जी सेंड जी कर देती हूँ, आप आप उसको मुझे रजिस्टर सेंड कर करवा लें, 30 मई को है वो। ठीक है। दें। बिल्कुल ठीक हो जी गया। डॉक्टर गुरज, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी पूछें। वो मैंने पूछा था वेट लॉस के लिए पोस्ट पार्टम फेज में ओजेम्पिक लगा बस सकते हैं या है ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए? अभी तुम बिल्कुल वेट लॉस पे नहीं जाओगे। कीप योर बॉडी 6 मंथ्स टू हील। 6 मंथ्स के मेरे बाद हस्बैंड ने मुझे वो ला भी दिए हैं, ओजेम्पिक इंजेक्शन ला दिए हैं कि ये ले लो। नहीं और नहीं मैं वो रख के बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरा नहीं दिल नहीं नहीं मान नहीं, रहा। कहाँ ओजेम्पिक के साइड इफेक्ट्स कहाँ झेलती रहोगी। जी जी, वही ना, मैंने कहा चले आपसे अल्लाह की तरफ से बात हुई।